Hello, fellow aspirants. I once again welcome you all to Samvidhan IAS. I know it's been more than 2 weeks जब हम last time मिले थे. So that was because I had some commitments. कुछ एक आधा एग्जाम भी था and yeah, due to those reasons, I was not able to record any videos. So nonetheless, अब हम फिर से अपने ट्रैक पे आएंगे. We'll try to drop more videos more often. लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो हमने इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस किया था. वी डिस्कस्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन. वी डिस्कस्ड ऑल द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. वी डिस्कस्ड इट्स इफेक्ट्स. उसके हमने मेजर्स देखे थे, कैसे मेजर करते हैं इन्फ्लेशन को, किस तरह से उसका कंट्रोल किया जाता है इन्फ्लेशन को. मॉनेटरी टारगेटिंग देखी थी हमने, inflation targeting. Then we saw inflationary gap, deflationary gap and other concepts. Phillips curves देखा था हमने. और उसके पहले भी हम काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स के कर चुके हैं, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने मार्केट्स देखी थी, इलास्टिसिटी एंड सो ऑन. आज जो हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक, इट इज अगेन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में या फिर हमारे सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट है. दैट टॉपिक इज मनी एंड बैंकिंग. और मनी एंड बैंकिंग में हम शुरू करेंगे. विल स्टार्ट विद मनी. सो लेट्स विदाउट फर्दर ado, लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो मनी, मनी क्या है? एज वी ऑल मस्ट हैव रेड समवेयर, या फिर हमारी ऐसी तो चीज है नहीं कि जिससे हम कोसों दूर हैं. हमारी डे टू डे डेली एक्टिविटीज है. आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ. वी ऑल have come across money in some way or the other. So money, it is the commonly accepted medium of exchange. अगर आपको किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करनी है एक्सचेंज के लिए, या आपको किसी के साथ आपका कोई लेन देन करना है, यू हैव टू बाय और सेल थिंग्स, तो मनी इज दैट कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम. वो चीज आपको जो एक्सचेंज में मदद करेगा, जो मीडियम है जिसके जरिए आप एक्सचेंज करेंगे उन चीजों का, दैट इज मनी. सो इट इज व्हाट? इट इज कॉमनली accepted medium of exchange. सिंपल टर्म्स. तो अगर कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है? बाइंग और सेलिंग. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अगर किसी तरह की होती है, हम किसी तरह की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको मनी के यूज के बिना, पैसे के यूज के बिना नहीं किया जा सकता. व्हाट इट इफ वी टॉक अबाउट बाइंग और सेलिंग, सो दीज एक्टिविटीज या ये ट्रांजैक्शन हम बिना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, बिना मनी के नहीं कर सकते हैं. सच ट्रांजैक्शन इज, अगर हम बिना मनी के करते हैं, तो दैट ट्रांजैक्शन वुड बी बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम हमने देखा है कि पहले के जमाने में या इन द एंशियंट पास्ट बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था. विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल. बट आज के जमाने में अगर हमें आज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो दैट वे वी विल नीड मनी. मनी इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स. ये क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में. विदाउट मनी इट वुड बी डिफिकल्ट टू कंडक्ट सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और आज जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए वी रिक्वायर. सो अंडरस्टैंडिंग द रोल एंड फंक्शंस ऑफ मनी, वो एसेंशियल हो जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉडर वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमी को समझने के लिए हमें मनी को समझना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द वेरी बेसिस ऑफ दैट फंडामेंटल इकोनॉमिक सिस्टम जो आज हमारी दुनिया भर में है, हमारे देश में. सो मैंने आपको बताया कि कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है हमारी डेली लाइफ्स में, बाइंग और सेलिंग की, उसको हम मनी के द्वारा करते हैं. और अगर ये आप कह लीजिए कि एक और चीज इसके बारे में बताता हूँ, लिक्विडिटी. लिक्विडिटी क्या होती है, ये हम आगे
पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। तो लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी वो चीज है, मतलब वो एक, आप कहिए कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास इमीडिएट किसी चीज को बाय करने के लिए या किसी चीज को खरीदने के लिए इट इज इजी टू सेल दैट थिंग और इकोनॉमिक कमोडिटी, तो वी विल से इट इज लिक्विड। अगर किसी चीज को बेचना आसान है, किसी चीज को बेचना बहुत आसान है, आप अभी मार्केट में जाएं, अपने बाहर वाली दुकान पर जाएं, या आप किसी भी अपने विसिनिटी में, अपने लोकेलिटी में, या कोई भी दुकान या कोई भी ऐसी मार्केट प्लेस है जहां पे आप उस चीज को लेके जाएं और इट इज इजी टू सेल दैट थिंग, बहुत आसानी से बिक जाएगी, दैट इज लिक्विड। दैट थिंग इज दैट थिंग विल बी नोन एज लिक्विड। तो कैश जो है दैट इज द मोस्ट लिक्विड पार्ट, मोस्ट लिक्विड कमोडिटी। ओके, सो लिक्विडिटी मैंने आपको बताया जैसे कि द थिंग विच इज इजी टू सेल, जितना आप ज्यादा उसको आसानी से सेल कर सकते हैं उतनी वो लिक्विड है, और जितना कम उसको सेल करेंगे उतनी कम लिक्विड हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल इसकी देता हूँ। जैसे अगर आप गोल्ड को, या गोल्ड छोड़िए, आप वैसे है तो गोल्ड भी, लेकिन हमारी एग्जांपल में जो आपको दे रहा हूँ वो उसमें ज्यादा अच्छे से फिट नहीं होगा। आप लगाइए कि आपके पास से व्हाट, आपके पास मनी है, ठीक है, जो कि कैश में, नोट्स में। ओके, आपके पास नोट्स हैं, 500 के नोट है, 100 के नोट है, 50 के नोट है। तो आप उसको, विच दैट इज नोन एज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल, ठीक है, मनी इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल। आप ज्वेलरी ले लीजिए, आप अपनी ज्वेलरी को अभी ज्वेलर के पास लेके जाइए और कहिए कि इसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, तो दैट इज इन नो टाइम वो आपको उसके हिसाब से जो भी उसके चार्जेस हैं या जो भी मार्केट में रेट चल रहा है वो आपको ज्वेलरी के पैसे दे देगा और आपसे ज्वेलरी ले लेगा। सो व्हाट आर दीज आर लिक्विड थिंग्स, इनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। वेयर एज अगर आप एग्जांपल लें इसके इन अपोजिट ऑफ इट, अगर आप एग्जांपल ले लैंड की, आपके पास जमीन है, 1 करोड़ की जमीन है, 10 लाख की है, 50 लाख की है, 2 करोड़ की, जितने की भी है, आपकी वर्थ है, आपकी आपकी वो जमीन वर्थ है काफी महंगी, काफी अच्छी लोकेलिटी पे, बट आप उसको मार्केट में उसी टाइम, सेम टाइम जैसे ही आप डिमांड करें वैसे ही आप बेच नहीं पाएंगे उसको, राइट? सो इट इज नॉट अ लिक्विड एसेट, वो एसेट जो है वो लिक्विड नहीं है। गॉट इट? तो इस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट लिक्विडिटी। सो अब हम पढ़ते हैं कि आज जो हमारे सामने नोटों के रूप में मनी है, या नोट भी तो अब पुराने हो चुके हैं, अब हमारे पास डिजिटल करेंसी है, हमारे पास प्लास्टिक मनी है, हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है। तो इसका एवोल्यूशन हुआ कैसे, हाउ मनी इवॉल्व टू बी हैविंग इट्स फॉर्म या शेप जो कि आज उसकी है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि बार्टर सिस्टम प्रचलन में था, ठीक है? पहले मैं आपको ये लिखा देता हूं, देन इट वाज कमोडिटी मनी, ठीक है, देन वी केम टू मेटेलिक मनी, जिसके बाद हमारी आती है पेपर मनी, जिसे हम फिएट मनी भी कहते हैं, है ना? देन देयर इज बैंक मनी, एंड देन कम्स वर्चुअल मनी, जिसे हम डिजिटल या क्रिप्टो भी कह सकते हैं, ठीक है? तो बार्टर सिस्टम, सबसे पहले आपको पता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अदर गुड्स, ठीक है? आप आपके पास टमाटर है, आप, ये पुराने जमाने की बातें है ना, तो मतलब पुराने जमाना एज इन दिस इज थिंग्स, दीज आर द थिंग्स ऑफ डिस्टेंट और एंशियंट पास्ट। तो तब क्या था कि तब ऐसे पैसों का तो
वो था नहीं लेन देन। और ना ही हमारे पास सोने के सिक्के, मतलब सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ब्रॉन्ज मेटेलिक सिक्के, ये बहुत पहले चलते थे। उसके बाद, उससे भी पहले देर वॉज बाटर सिस्टम। बाटर सिस्टम में क्या होता था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अदर गुड्स यूज टू टेक प्लेस। आपके पास टमाटर हैं और आपको सेब खरीदने हैं, आप एक इंसान को बोलेंगे कि यू आर इन नीड ऑफ टमेटोज, आई एम इन नीड ऑफ एप्पल्स, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं। इस तरह से एक्सचेंज होता था विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी। मनी का कोई काम नहीं था, उसे कहते थे हम बाटर एक्सचेंज। ठीक है। लेकिन बाटर एक्सचेंज में तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी, जो जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम मुश्किल था, दैट वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्या मतलब है इसका, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स? इसका मतलब है कि आपने टमाटर लेके गए आप मार्केट में, आपको सेब खरीदने हैं, लेकिन सामने वाले को सेब चाहिए ही नहीं, सॉरी टमाटर चाहिए ही नहीं। आपको सेब चाहिए, आपके पास टमाटर है, यू वांट टू एक्सचेंज योर टमेटोज फॉर एप्पल्स, लेकिन सामने वाले को टमेटोज चाहिए नहीं ना, उसको टमाटर नहीं चाहिए। मे बी उसकी जरूरत जो है वो इस समय अनियन की है, प्याज चाहिए उसको, उसको टमाटर नहीं चाहिए। देन ओनली वो अग्री करेगा या वो तैयार होगा अपने एप्पल्स बेचने के लिए। तो इसलिए द द बार्टर सिस्टम सफर्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बार्टर सिस्टम तभी चल सकता है अगर आप दोनों को एक दूसरे की जो कमोडिटी है उसकी जरूरत हो। अगर आपको एक इंसान की कमोडिटी की जरूरत है लेकिन उसको आपकी कमोडिटी की जरूरत नहीं है, तो बार्टर एक्सचेंज कैन नॉट गो ऑन। इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द डायरेक्ट परचेज ऑफ गुड्स। डायरेक्टली आप जाके परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन यूनिट नहीं है ना। पैसा तो क्या है, आज कॉमन यूनिट है। आप अगर कोई कमोडिटी लेके जा रहे हैं, आपके पास घर में ऐसी कमोडिटी है जो आपके पास एक्सेस में है, तो वो आप जाके एक्सपेक्ट नहीं ना कर सकते कि हर कोई मेरे को इसी के बदले जो मुझे चाहिए वो दे देगा। इट्स नॉट लाइक दैट। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाज द मेजर फ्लॉ इन बार्टर सिस्टम, है ना। पॉजिटिव तो इसकी ये थे कि सिंपल फॉर्म थी, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की कोई रिजीम नहीं थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो सकता था। बट नेगेटिव्स में देयर वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एक्सचेंज ऑफ पेरिशेबल गुड्स। अगर आपके पास कोई पेरिशेबल गुड्स हैं, जैसे सब्जी हैं, वो जल्दी खराब हो जाएंगी, तो आपको उनको जल्दी एक्सचेंज करना है। उसके बदले में आपको हो सकता है वो चीज़ ना मिले जो आप चाहते हैं। ठीक है। सेविंग कैपिटल वगैरह कुछ नहीं था, मतलब सेविंग नहीं कर सकते थे आप। यू वर नॉट, ऑब्वियसली देयर वाज नो कॉमन एक्सचेंज, कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज कॉमन नहीं थी। तो जिसकी वजह से दीज वर ऑल द नेगेटिव्स ऑफ बार्टर सिस्टम। गॉट इट। बार्टर सिस्टम के बाद आता है हमारे पास कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या? कमोडिटी मनी मतलब एक मनी जिसकी वैल्यू आती है कमोडिटी से, जिससे वो बनी है, फ्रॉम द कमोडिटी, फ्रॉम ए कमोडिटी ऑफ विच इट इज मेड। तो कमोडिटी मनी के क्या ऑब्जेक्ट्स थे? जैसे इनके पास थी इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना। तो ट्रेड जब ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, व्हेन ट्रेड, जब हमारी सिविलाइजेशन आगे बढ़ने लगी, ट्रेड बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, तो लोगों ने कमोडिटी मनी यूज करना शुरू कर दी। क्योंकि मैंने आपको बताया बार्टर के साथ क्या था कि आप आपके पास कोई मीडियम नहीं था एक्सचेंज करने का, कॉमन मीडियम नहीं था, जिसकी वजह से एक कॉमन मीडियम की जरूरत पड़ी जिसको हर कोई एक्सेप्ट करे। तो ये फॉर्म जो मनी की थी, इट वाज मेड ऑफ वैल्यूएबल कमोडिटीज। ये किस कमोडिटी मनी किस चीज से बनी थी? वैल्यूएबल थी ना ये, वैल्यूएबल कमोडिटीज से बनी थी, वैल्यूएबल मेटल्स से बनी थी। यू कैन से, हाँ यू कैन से मेटल्स, यू कैन से कमोडिटीज, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, सॉल्ट है, पेपर है। ओके, दीज वर यूज्ड एज मीडियम्स ऑफ एक्सचेंज। इन चीजों की जो वैल्यू थी, दैट वाज रिकग्नाइज्ड। इनकी वैल्यूज को सारी जगह माना जाता था, they were वाइडली रिकग्नाइज्ड।
और इनके लिए ट्रेड करने का इनको ट्रेड किया जाता था फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली गोल्ड है अगर आपके पास, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है जो उसके खुद की वैल्यू है। जैसे आज के आपके बैंक नोट्स हैं, तो आपके पास जो बैंक नोट है वो एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है, उसकी खुद की वैल्यू कोई नहीं है। उसकी वैल्यू तब बनती है जब उसको हमारा सेंट्रल बैंक बैकिंग देता है। उसको सेंट्रल बैंक बोलता है कि हम जो है वी टेंडर दिस नोट, और हम इस नोट को जो है प्रॉमिस करते हैं कि हम इस सम को पे करेंगे। जिसके पास ये नोट होगा उस सम को हम पे करेंगे। ओके, तो ये उसकी वजह से वैल्यू आती है इसकी। गोल्ड को कोई ये तो नहीं बोलता कि बैंक की, हाँ हम इसको इसकी वैल्यू देंगे। उसकी खुद की वैल्यू है, गोल्ड की खुद की वैल्यू है, नोट की, कागज के टुकड़े की खुद की वैल्यू कोई नहीं है। सो दैट इज व्हाट वाज इंटरेस्टिंग वैल्यू। तो कमोडिटी मनी में दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन कम्स मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी या हम कॉइनेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेटेलिक मनी में क्या होता था कि जैसे कॉइन्स हैं, तो कॉइन्स जो थे दे वर मोर एफिशिएंट फॉर ट्रेडिंग। अब आप एक बोरी उठा के लेके जा रहे हैं नमक की, या आप एक ब्लैक पेपर लेके जा रहे हैं, तो उससे भी ज्यादा, उसको भी ज्यादा इवॉल्व किया, उससे भी ज्यादा बढ़िया एवोल्यूशन आया, उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके निकाले गए टू ट्रेड और टू कैरी ऑन दीज ट्रांजेक्शंस ऑन अ डे टू डे बेसिस। और जिसको हम मेटेलिक मनी या कॉइनेज बोलेंगे, तो उसमें उससे क्या हो गया कि स्टैंडर्डाइज्ड वेट हो गया। क्या हो गया? वेट स्टैंडर्डाइज हो गया ना, स्टैंडर्डाइज्ड वेट। ठीक है, वेट स्टैंडर्डाइज हो गया, साइज स्टैंडर्डाइज होगी कि इतना साइज का सिक्का है आपके पास, इतना वेट है उस सिक्के का, तो उसके बदले में आपको प्रीशियस मेटल्स का जो आपका सिक्का है उसके बदले में आपको इतना इतना उसकी वैल्यू के मुताबिक मिल जाएगा। तो कॉइन्स जो थे उस समय दे बिकेम पॉपुलर, क्योंकि वो पोर्टेबल थे, उनको कैरी करना आसान था, काउंट करना आसान था, उनको स्टोर करना आसान था। गॉट इट? तो इस इन वजहों से कि देवर इजी टू कैरी, देवर इजी टू स्टोर, देवर इजी टू काउंट, इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी मेटेलिक मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, दीज वर सुपीरियर मेटल्स। ठीक है, इनमें मैंने आपको बताया था कि फेस वैल्यू और इंटरेंसिक वैल्यू मैंने आपको बताई। इंटरेंसिक वैल्यू क्या है? अगर एक सोने का सिक्का है तो उस सोने के सिक्के का जो वेट है, उस सोने का अपना दाम है, उसकी खुद की कुछ वैल्यू है। और फेस वैल्यू होती है जो सिक्के के ऊपर वैल्यू लिखी है ना, जैसे सिक्के के ऊपर लिखा है कि ये सिक्का आप लगा लीजिए, जैसे आज की आप एग्जांपल लीजिए, 10 रुपए का सिक्का, 20 रुपए का सिक्का, वो उसके ऊपर लिखा है। लेकिन जो सिक्का बन रहा है जिस चीज से, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। बट प्रीवियस टाइम्स में क्या होता था, एंशियंट टाइम्स में क्या होता था कि सिक्के का आपने लिख दिया कि सिक्के का इतना वैल्यू है, 10 यूनिट्स और 20 यूनिट्स, बट वो सिक्का जिस मेटल से बना है इट इज मोर प्रेशियस, वो ज्यादा प्रेशियस है। आप उस मेटल को ही पिघला के अगर बेचेंगे तो जितनी फेस वैल्यू है उससे ज्यादा वो इंटरेस्टिंग वैल्यू दे देगा आपको, क्योंकि उस मेटल की खुद की वैल्यू इतनी ज्यादा है। सो यू गॉट इट, फेस वैल्यू एंड इंटरेंसिक वैल्यू, these are two different types of or two different aspects of metallic money. Metallic money, उसका फेस वैल्यू भी था which was equal to its intrinsic value। जो वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई थी उसको फेस वैल्यू कहते थे, और जो वैल्यू जो मेटल की हम यूज करते थे उस कॉइन को मिंट करने के लिए, उसे इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते थे। जैसे गोल्ड की, सोने की मोहरें थी, उनकी हाई वैल्यू थी क्योंकि गोल्ड की सप्लाई कम थी, सिल्वर की सप्लाई और कॉपर की सप्लाई ज्यादा थी। तो गोल्ड की जो मोहरें थी उनकी वैल्यू ज्यादा थी, सिल्वर की जो रुपया होता था उसकी मॉडरेट वैल्यू थी, और कॉपर या ब्रोंज के जो कॉइन्स थे जिनको पैसा बोला जाता था या दाम बोला जाता था, जिनको डे टू डे परचेजेस के लिए यूज किया जाता था। तो इस तरह से हमारी मेटेलिक मनी चलती थी। दिस वर मेड ऑफ सुपीरियर मेटल्स।
ओके, इसके बाद आई होप आपको फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, लेट मी राइट हियर, दीज आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। ये दो चीजें हमारी मेटेलिक मनी में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेके आती हैं। जैसे फेस वैल्यू मैंने आपको बताया, लीगली डिफाइंड वैल्यू जो थी कॉइन की, उसको कहते थे, जो डिफाइंड वैल्यू थी, जो उसके ऊपर लिखी जाती थी, फेस वैल्यू थी। इंट्रिंसिक वैल्यू वो है जब जो आप मेटल जिससे आप कॉइन मिंट कर रहे हैं, जिससे आप सिक्के बना रहे हैं, उस मेटल की मार्केट वैल्यू कितनी है, जो उसकी खुद की वैल्यू है सिक्के की, उसकी मेटल की वैल्यू, जितने मेटल से वो यूज करके बना गया है, उसको कहते थे इंट्रिंसिक वैल्यू। गॉट इट? तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या थे? पॉजिटिव तो ये थे कि मैंने आपको बताया स्टैंडर्डाइज था मामला, ठीक है, काउंट करना आसान था, स्टोर करना आसान था, एक्सचेंज करना, पोर्टेबल थे, आराम से कैरी किए जा सकते थे, है ना। अब नेगेटिव क्या थे? कि स्मगलिंग इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव था इसका। स्मगलिंग कैसे? स्मगलिंग फॉर इंटरेंसिक वैल्यू कैसे? कि आपने सपोज ब्रोंज का कॉइन इशू किया, तो ब्रोंज का कॉइन कितने पैसे का या कितने दाम का आपने इशू किया है, आपने सपोज 5 पैसे, मैं अभी आपको एक एग्जांपल सिंपल सी देने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एक सिक्का है, इसके ऊपर आपने लिखा 5, ठीक है, ये कॉपर का सिक्का है, ठीक है, इसके ऊपर आपने लिखा 5। तो अब ये 5 रुपए का जो सिक्का है कॉपर का, 5 रुपए का जो सिक्का है कॉपर का, इससे आप मार्केट में जाएंगे तो आप 5 रुपए की चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन इस कॉपर के सिक्के को अगर आप पिघलाएं, यू मेल्ट दिस, और फिर वो जो कॉपर यहां से आएगा, प्योर कॉपर यहां से जो निकलेगा, उसकी वैल्यू अगर आप देखें, तो दैट इज मोर देन फेस वैल्यू। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू जो मेटल की वैल्यू है, दैट इज मोर देन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 5 रुपए कह रही है, लेकिन आप उसी मेटल को पिघलाएं और उसे मार्केट में बेचे तो आपको 10 रुपए की वैल्यू मिल रही है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जब फेस वैल्यू से ज्यादा हो गई, आप सिक्के को दे के अगर कुछ सामान खरीद रहे हैं, उससे अच्छा आप सिक्के की वैल्यू देखें, उस मेटल की वैल्यू देखें जिस मेटल से वो सिक्का बना है, तो दैट वाज मोर देन दैट, इंट्रिंसिक वैल्यू वाज मोर देन द फेस वैल्यू। जिसकी वजह से क्या हुआ, स्मगलिंग होने लगी उस मेटल की, कि भाई आप उन सिक्कों को लाइए, उन सिक्कों को पिघलाइए और पिघला के उनसे उसको स्मगल करके पिघला के उससे ज्यादा वैल्यू की चीज खरीद लीजिए। गॉट इट? सो दिस वाज ऑल अबाउट फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। इसके बाद आता है हमारा पेपर मनी। क्या आता है हमारा? पेपर मनी। सो we discussed barter system, commodity money, metallic money, now paper money, bank money and virtual money। तो इसके बाद आता है हमारा पेपर मनी। में क्या होता है? पेपर मनी को मैंने ब्रैकेट में लिखा है फिएट मनी। तो पेपर मनी क्या है? ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्यों? क्योंकि इसको गारंटी करती है हमारी नेशनल गवर्नमेंट्स। दीज आर, पेपर मनी इज गारंटीड कि आप ये नोट लेके आए, अगर ऑब्वियसली अगर आपका नोट असली है, नकली नहीं है, आप ये नोट लेके आए और आपके नोट की वैल्यू जो उसके ऊपर लिखी हुई है, फेस वैल्यू जो आपके नोट पे लिखी हुई है, उतनी वैल्यू का आपको सामान देने से कोई मना नहीं करेगा। दैट इज एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द टेरिटरी। आप अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है, ऑब्वियसली जैसे इंडियन रुपी है, अब वो यूएसए में तो चलेगा नहीं, क्योंकि इंडियन रुपी की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो बाहर देशों में नहीं है। लेकिन डॉलर एक पावरफुल करेंसी है। वो हम आगे एक्सचेंज रेट में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है। बट जूस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तो उसकी भी वहीं पे है ना जहां पे डॉलर चलता है। यहाँ पे आप दुकानदार को, एक छोटे से दुकानदार को या किसी रेडी वाले को डॉलर पकड़ाएंगे तो वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। गॉट इट? सो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है इस करेंसी की। आपकी जो टेरिटरी है, बाउंड्री है, आपकी जो सीमा है, उसके अंदर वो करेंसी चलेगी। ठीक है, सारे डेट्स की, सारी पेमेंट्स को सेटल करने के लिए उसको गारंटी किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। फिएट मनी जो है, दैट गिव्स सेंट्रल बैंक्स ग्रेटर कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी।
इसको फिएट मनी बोलते हैं, ये ज्यादा सेंट्रल बैंक को कंट्रोल देती है इकोनॉमी पे, क्योंकि वो कंट्रोल कर सकते हैं इसको कि कितनी मनी को प्रिंट करना है, कितनी मनी को सप्लाई करना है मार्केट में। ओके, ये रिप्रेजेंटेटिव मनी है। रिप्रेजेंटेटिव मनी का मतलब क्या है? इट इज बैक्ड बाय गोल्ड। मतलब इसको जो गोल्ड है या सिल्वर है, जो भी स्टैंडर्ड है, उतनी वैल्यू का सोना या चांदी या जो भी आपका स्टैंडर्डाइज्ड, अगर कोई ऐसा है स्टैंडर्डाइज सिस्टम, तो उसमें जो है दीज दिस करेंसी इज बैक्ड बाय दोज वैल्यूएबल स्टैंडर्ड्स। इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। मतलब जो आपको नोट है, जो आपका, उस वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस प्रेशियस कमोडिटी को। ओके। और सेंट्रल बैंक प्रॉमिस करता है कि हम, आप अपने नोट्स पे देखिए लिखा होगा कि वी प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ दिस मैनी रुपीज। जितने भी रुपए हैं उसको प्रॉमिस करता है वो देने के लिए सेंट्रल बैंक। तो इसलिए क्या हो जाती है, करेंसी जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि अनोनिमस बेयरर बॉन्ड बन जाती है। वो बॉन्ड है जिसके लिए आपको पेमेंट की जाएगी। मैंने आपको बताया इसके एग्जांपल यूएस डॉलर्स हैं, इंडियन रुपीज हैं, यूरो है। ठीक है। तो इंडिया में ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा कि इंडिया में दो एंटिटीज हैं जो इशू करती हैं फिएट मनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइनेज एक्ट आता है एक, कॉइनेज एक्ट आता है 1909 का। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सारे कॉइन्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कॉइन्स और ₹1 नोट को इशू करती है ना। और जो हमारा आरबीआई एक्ट है, जो हमारा आरबीआई एक्ट है ऑफ 1934, वो आरबीआई को इशू करता है रिमेनिंग बैंक नोट्स के लिए, जितने बाकी के जितने बचे हुए बैंक नोट्स हैं, ₹1 के नोट को छोड़ के और सिक्कों को छोड़ के, वो आरबीआई जो है प्रिंट करता है। वो उसकी रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट विड्रॉ करती है नोट्स को सर्कुलेशन से, या डाल सकती है। सो विड्रॉ करने को हम डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखिए, व्हाट इज फिएट मनी और कौन कौन इसको इशू कर सकता है, कैसे कैसे इशू कर सकता है। ओके। प्रॉब्लम्स क्या है फिएट मनी की? कि जब इन्फ्लेशन होता है ना, तो रिडक्शन हो जाती है इसकी वैल्यू में। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने इन्फ्लेशन पढ़ा था। अब ठीक है, स्टैंडर्डाइज है, लेकिन आपको जेब में कैरी तो करना पड़ेगा ना। अगर आपको 10,000 रुपए लेके जाना है तो आपको 5-5 सौ के 20 नोट डालने पड़ेंगे ना अपने जेब में। गॉट इट? तो ये थोड़ा मतलब अभी भी हमारे पास इसको इसको अभी भी बल्कि माना जाता है। ठीक है। इसके बाद आती है बैंक मनी। बैंक मनी क्या है? बैंक मनी जो बैंक को आप अ, जो सेंट्रल बैंक बैक करता है, बैक और बैंक में फर्क देखिए। सेंट्रल बैंक जो बैक करता है, मतलब जिसको आधार देता है सेंट्रल बैंक, क्या है ये? चेक। चेक है, बैंक का ड्राफ्ट है। आप अगर कोई चेक लेके जाएंगे तो उसके बदले भी तो आपको पैसे मिलेंगे ना। नेफ्ट है, आरटीजीएस है। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें बैंक मनी है। और बैंक मनी में ही हम एक प्लास्टिक मनी बोलते हैं जिसको, वो क्या है? वो क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, है ना। सो दिस इज ऑल यू कैन से बैंक मनी। बैंक मनी का बेनिफिट यही है कि ट्रांजैक्शन जो है वो ऑन स्पॉट सेटल हो जाती है, टाइम सेविंग होता है। डेफर्ड पेमेंट का ऑप्शन होता है। डेफर्ड पेमेंट क्या होती है कि अगर आपको कोई पेमेंट फ्यूचर में सेटल करनी है, अभी नहीं सेटल करनी है, फ्यूचर में सेटल करनी है। जैसे आपने लोन लिया, तो लोन को आप अभी थोड़ी सेटल करोगे, आप फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स देके सेटल करोगे, उनको डेफर्ड पेमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट्स हैं बैंक मनी के। इसके बाद आता है आपका वर्चुअल मनी। वर्चुअल मनी मैंने आपको बताया, जो वर्चुअली हमारे पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे डिजिटल मनी है, यूपीआई है, जैसे आज काफी यू कैन से प्रचलन में है काफी ज्यादा। डिजिटल करेंसी के ग्रुप्स होते हैं अलग अलग। आपका जो डिजिटल मनी जिसको स्टोर और ट्रांजैक्शन जिसका होता है, दैट इज डन थ्रू अ डेजिग्नेटेड सॉफ्टवेयर, जैसे आपका यूपीआई है।
ठीक। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मोबाइल्स और डेजिग्नेटेड सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जब ट्रांजैक्शन और स्टोर होता है इस करेंसी का, उसे वर्चुअल करेंसी बोलते हैं। इट कैन बी कंट्रोल्ड और कैन बी नॉट कंट्रोल्ड बाय बैंकिंग अथॉरिटी। जैसे क्रिप्टो करेंसी है, उसको कोई बैंक कंट्रोल नहीं करता, उसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। तो वो वर्चुअल मनी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है मनी का, अनरेगुलेटेड है। ओके। इसके बाद आपका आ जाता है लिक्विडिटी पे। मैंने आपको बताया था, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट लिक्विडिटी। तो हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज मनी, व्हाट इज एवोल्यूशन ऑफ। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ। तो मनी के जो हैं मेजरली दो फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। मेजरली, आई एम सेइंग मेजरली, ठीक। मनी के फंक्शन क्या होते हैं? मनी के फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन जो होता है मनी का वो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं थोड़ी देर पहले। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, सेल परचेज करना है, तो उसके लिए मीडियम है, ठीक है। मेजर ऑफ वैल्यू इज अनदर प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। मेजर ऑफ वैल्यू, आपको गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू करनी है, तो आप यही बोलेंगे ना कि इसकी वैल्यू क्या है। आप क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू क्या है? कोई अगर आपके पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, या कोई भी कमोडिटी है, आप क्या कहेंगे इसकी वैल्यू क्या है? आप कहेंगे 10,000 क्या, 20,000 क्या। तो क्या है, ये मनी है। इट इज यूज्ड एज मेजर ऑफ वैल्यू। प्राइस इज डिटर्मिन्ड इन रुपीज, इन डॉलर्स, ठीक है। सेकेंडरी, इसका हम देखते हैं अगर सेकेंडरी फंक्शन क्या है, तो सेकेंडरी क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है? अगर लोगों को सेविंग करनी है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो रुपीज अपने सेव करेंगे, अपने डॉलर सेव करेंगे, अपनी करेंसी को सेव करेंगे। इट एक्ट्स एज स्टोर ऑफ वेल्थ। जैसे अ, इसको स्टोर ऑफ वेल्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको इजीली कन्वर्ट किया जाता है इनटू एसेट्स। जैसे आपको, आपके पास पैसा पड़ा है, आपको उसको वैल्यू में स्टोर करना है, तो आप लैंड खरीदेंगे। आप आपको कोई वैल्यू की चीज खरीदनी है, आप गोल्ड खरीदेंगे, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इसके बाद आपका जो एक और फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है, it is a standard of deferred payments. What? Standard of deferred payments. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स क्या है? डेफर्ड पेमेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि जब आप बोरो करते हैं, कोई लोन लेते हैं बैंक से, तो उसको आप इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं, जिसको फ्यूचर में आपने सेटल करना है किसी ट्रांजैक्शन को, उन्हें हम डेफर्ड पेमेंट्स कहते हैं। तो बोरोइंग और लेंडिंग करने के लिए बार्टर सिस्टम तो डिफिकल्ट था, या आप किसी भी बाकी मेटेलिक को ले लीजिए, कमोडिटी मनी को ले लीजिए। तो मॉडर्न डे मनी जो है उससे बोरिंग और लेंडिंग इजी हो जाती है, क्योंकि मनी जो है वो एक्ट करती है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स के लिए। आपको पता है, आपको ये वैल्यू कल को जाके लोन चुकाना है, तो आपको पता है इन्फ्लेशन होगा, या आपका नॉमिनल, मैंने आपको बताया था रेट ऑफ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सब चीजों को अगर आप एक मिनट के लिए हटा दें, तो आपको पता है कि मैंने 100 रुपए का लोन लिया है, मुझे 10 इंस्टॉलमेंट्स देनी है, 10-10 रुपए की देनी है, 10 इंस्टॉलमेंट्स में 10 महीने में इनको 100 रुपए चुकाना है। तो दैट स्टैंडर्ड, डेफर्ड पेमेंट्स का जो स्टैंडर्ड है वो किसकी वजह से है? वो मनी की वजह से। दैट इज अनदर फंक्शन ऑफ मनी। सो प्राइमरी फंक्शंस में मैंने आपको क्या बताया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अनदर प्राइमरी फंक्शन इज मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शंस में मैंने आपको बताया इट इज अ acts as a store of value. Got it? It acts as standard
किसका स्टैंडर्ड है? डेफर्ड पेमेंट्स का। डेफर्ड पेमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो आपने फ्यूचर में जो पेमेंट सेटल करनी है, ट्रांजेक्शन सेटल करनी है, उसको डेफर्ड पेमेंट्स कहते हैं। ठीक है। इसका एक और सेकेंडरी फंक्शन आता है, ट्रांसफरिंग ऑफ परचेसिंग पावर। ट्रांसफरिंग ऑफ परचेसिंग पावर। मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास परचेसिंग पावर है, मैं 100 रुपए का कोई सामान खरीद सकता हूँ। मैंने वो 100 रुपए एक दूसरे इंसान को दे दिया, पर्सन बी को दे दिया। अब मैंने वो परचेजिंग, जो मेरे पास पावर थी ना परचेज करने की, अब वो पावर दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो गई, जिसको मैंने 100 रुपए दे दिया। सो दिस ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, इस पावर का जो ट्रांसफर है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो मनी की वजह से हो रहा है। दिस विल हेल्प द सेकंड पर्सन नाउ टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। So, store of value, standard of deferred payments, or transferring of purchasing power. These three are the secondary functions. Then comes कुछ contingent functions होते हैं। ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, मेजरली दो ही फंक्शंस है, दो तरह के फंक्शन है, प्राइमरी सेकेंडरी। दीज आर एडिशनल, दीज आर यू कैन से डिराइव्ड फंक्शंस। क्या है कि मनी की वजह से ही तो आज हमारा क्रेडिट सिस्टम आया है। सो इट इज अ बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है जो क्रेडिट पे होती है, उधार देते हैं आप किसी को, क्रेडिट पे चीजें दे रहे हैं, तो दैट वो उस क्रेडिट सिस्टम का बेसिस किसने बनाया? मनी ने बनाया। बैंक्स जो हैं वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व। बैंक के पास कैश है, बैंक में कैश है, उस कैश को, उस कैश रिजर्व को, जो बैंक के पास कैश रिजर्व है, उसको वो लोन में देगा, लेंड करेगा, लेंडिंग करेगा, है ना। उससे वो कुछ प्रिंसिपल तो लेगा ही लेगा। उसने तो 100 रुपए दिए, तो 100 रुपए तो वापस लेगा ही लेगा, लेकिन उसके साथ इंटरेस्ट भी तो लेगा, है ना। तो अब आपका जो कैश रिजर्व है उसमें से आपने प्रिंसिपल तो बनाया ही बनाया, आपके पास 100 रुपए का कैश रिजर्व था। अभी हम वो कैश रिजर्व रेशियोज की बात नहीं करेंगे, रेशियोज हम यहाँ आगे देखेंगे वो। लेकिन आपके पास 100 रुपए का कैश रिजर्व था, आपने वो 100 रुपए का प्रिंस उसको लोन पे दिया। होता नहीं है ऐसा, सारा का सारा पैसा बैंक लोन में नहीं दे सकता। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि 100 रुपये आपने बैंक के पास हैं, या आप समझिए कि 90 रुपए है, 100 रुपये बैंक के पास है, 90 रुपए उसने लोन में दिए। तो प्रिंसिपल था आपका 90 रुपए, उस 90 रुपए के ऊपर बैंक इंटरेस्ट भी तो लेगा। ठीक है। पहले 100 रुपए थे मनी में, उसमें आपकी मनी सप्लाई में 100 रुपए में से 90 रुपए लोन पे दे दिए, 10 रुपए बैंक ने रिजर्व रख लिए। अब इस 90 पे 90 रुपए प्रिंसिपल तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस सपोज कीजिए आपको 10 रुपए इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये अब कितना हो गया? 100। और ये जो 100 पड़ा है, 110 रुपए टोटल आपके पास हो गया। तो ये 10 रुपए का क्या हुआ है? 100 से 110 बना, ये 10 रुपए क्या है? दिस इज बैंक्स वे ऑफ क्रिएटिंग मनी, क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं इसको। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, अनदर फंक्शन ऑफ मनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। इन्वेंशन ऑफ मनी जो हुई है उसने क्या हेल्प किया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आई टोल्ड यू फैक्टर ऑफ, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब हम इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट। तो वो क्या है? प्रॉफिट। वो क्या है? वो नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दैट इज अ कंटिंजेंट फंक्शन। वो भी एक डिराइव्ड फंक्शन है हमारी मनी का, जो अभी हमारे मॉडर्न डे की मनी है। ठीक है। तो इट इंक्रीजेस व्हाट? प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये क्या है कि मनी जब कैपिटल की तरह यूज की जाती है तो उसको इन्वेस्ट करते हैं हम, जहां से रिटर्न्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है ना। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या है कि आप मनी को इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, और इन्वेस्टमेंट क्या जनरेट करती है? इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जनरेट करती है। अगेन आपने पैसे से पैसा बनाया। सो दीज आर अनदर, दिस इज अनदर कंटिजेंट फंक्शन ऑफ मनी। अदर फंक्शंस में आ जाएं तो
ये मेंटेन करती है रीपेमेंट कैपेसिटी को। रीपेमेंट कैपेसिटी, रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है कि कंपनीज जो हैं वो सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश अपने पास होल्ड करके रखती हैं। गवर्नमेंट कैश अपने पास होल्ड करके रखती हैं, बैंक्स के साथ होल्ड करके रखती हैं, जिसको रीपेमेंट्स करने के लिए दिस इज यूज टू मेक रीपेमेंट्स। रीपेमेंट्स करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। बैंक कंपनीज ने अमाउंट होल्ड किया हुआ है, दे होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश इन बैंक्स। तो वो किसके लिए यूज किया जाता है? वो रीपेमेंट के लिए यूज किया जाता है। आप फिर से, आप कितनी सारी पेमेंट्स होती हैं आपके डे टू डे एक्टिविटीज की, तो उनकी रीपेमेंट्स के लिए दिस मनी इज यूज्ड, विच इज kept in bank, which is held by government. Okay, gives liquidity to capital. Another function of money is कैपिटल को लिक्विडिटी देता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट लिक्विड फॉर्म जो है कैपिटल का वो मनी है, और उसको आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो another function is it gives liquidity to capital. Two of the major functions जो आप दो तरह से इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आप इसको अच्छे से इंटरनलाइज कीजिए, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस को। बाकी फंक्शंस डिराइव्ड फंक्शंस है, वो डे टू डे एक्टिविटी से आए। वो क्रेडिट सिस्टम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम हो गया, वो सारे मनी के टाइम टू टाइम जैसे निकलते हैं ना रोल्स, उस तरह से आए। बट जो बेसिक, जो सबसे बुनियादी फंक्शंस है मनी के, वो दो हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ये है कि इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब आप किसी चीज को खरीदने जाएंगे, बाय या सेल करेंगे, तो उसके लिए आपको मनी की जरूरत पड़ेगी। मेजर ऑफ वैल्यू है कि जब आपने किसी चीज की वैल्यू, किसी चीज की बोली लगानी है, तो उसको आपको किसी चीज की कीमत निर्धारित करने के लिए आपको मनी की जरूरत पड़ती है। देन सेकेंडरी फंक्शंस आर स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। स्टोर ऑफ वैल्यू है कि आपने अगर किसी वैल्यू को स्टोर करना है, आपने सपोज कीजिए आपके पास पैसा है, या आपके पास ऐसी कुछ रिचीज हैं जिसकी वजह से, जिससे आप, जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू स्पेंड ऑल योर इनकम, आपने सारी की सारी इनकम स्पेंड नहीं करनी है, तो आप उसको स्टोर करेंगे। यू विल सेव इट, विल स्टोर इट, तो वो, ताकि वो वैल्यू आपके पास बनी रहे। ठीक है? तो स्टोर ऑफ वैल्यू का इसका एक और आई वुड से फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ द वेरी फर्स्ट ऑफ द सेकेंडरी फंक्शन। सेकंड सेकेंडरी फंक्शन इसका ये है, इट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। आपको फ्यूचर में पेमेंट्स करनी है, आपको फ्यूचर में भी अपनी ट्रांजेक्शन सेटल करनी है, उसके लिए यू नीड मनी, यू रिक्वायर मनी। इसके बाद ट्रांसफरिंग ऑफ परचेसिंग पावर, मैंने आपको बताया था कि अगेन इट इज अ सेकेंडरी फंक्शन, कि आपके पास पैसा है, आप किसी दूसरे को दे देंगे, तो आपकी परचेसिंग पावर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे इंसान की तरफ। गॉट इट? सो द मेजर functions are two, primary and secondary। ठीक है? इसके अलावा अगर आपको कुछ फंक्शंस करने हैं, तो यू कैन डू कंटिंजेंट एंड अदर फंक्शंस। कंटिंजेंट एंड अदर फंक्शन जो डिराइव्ड है, जो विद टाइम आए, नए नए रोल के हिसाब से आए। क्रेडिट सिस्टम, हमारा आज का जो क्रेडिट सिस्टम है, जिसकी वजह से बिजनेस ट्रांजैक्शंस को किया जाता है, यू टेक ऑन बिग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, तो उसकी क्रेडिट, वो किस वजह से पॉसिबल हो पाया? वो मनी की वजह से पॉसिबल हो पाया। एडिकेट, जब हम कहते हैं कि बैंक्स जो है वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, दैट इज डन बिकॉज ऑफ मनी। नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द वर्किंग, यू कैन से पॉपुलेशन, तो वो किस वजह से है? वो मनी की वजह से। कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हो आप, आपके पास कैपिटल पड़ा है, आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, दैट गिव्स यू रिटर्न्स, दैट इज बिकॉज ऑफ मनी। मेंटेन रीपेमेंट कैपेसिटी, मेंटेन, यू बेटर राइट मेंटेन हियर, मेंटेन रीपेमेंट कैपेसिटी। आपने कोई लोन लिया, आपको पता है, या आपने कोई किसी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वेस्ट किया है, कहीं पैसा लगाया, आपको पता है कि रीपेमेंट करने के लिए मुझे आगे मुश्किल हो सकती है, तो पहले ही आप कुछ पैसा होल्ड कर लेंगे विद बैंक्स, विद गवर्नमेंट, ताकि आपको आगे रीपेमेंट करने में दिक्कत ना आए। किसकी वजह से? मनी की वजह से।
द मनी दैट वी आर हैविंग टुडे और द मनी दैट हैज बीन इवॉल्विंग, जो मनी इवॉल्व होती आ रही है उस वजह से। दिस इज अनदर फंक्शन। लिक्विडिटी देता है कैपिटल को। आपके पास कैपिटल है तो उसको लिक्विडिटी देगा कौन? आप कैपिटल कौन डिसाइड करेगा कि लिक्विड है या नहीं है? वो मनी डिसाइड करेगी ना। मनी डिसाइड करेगा, टाइम डिसाइड करेगा। आपके पास कैपिटल है, उसकी लिक्विडिटी किस तरह की है, वो ज्यादा लिक्विड है, कम लिक्विड है, तो वो कैसे पता चलेगा कि उसके बदले में आपको मनी कितने टाइम में मिल रही है? जल्दी मिल रही है, ज्यादा टाइम लगा के मिल रही है, कम टाइम में मिल रही है? सो दिस इज अनदर डिराइव्ड फंक्शन ऑफ मनी। डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, ये डिराइव्ड फंक्शन है जो आया है, टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। इसके बाद आता है डिमांड फॉर मनी। ओके, तो डिमांड फॉर मनी क्या है? हमारा जो मनी है, जो अ, आज के टाइम में पैसा है, उसकी लोग डिमांड करते क्यों? वाई डू पीपल डिमांड मनी? क्या जरूरत क्या है मनी की? तो देर आर थ्री मेजर, आई वुड से, मोटिव्स फॉर मनी। ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है? कि वही जो मैंने आपको ऊपर बताया, सबसे बेसिक जो प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी का, कि एक्सचेंज करना है, चीजों को खरीदना है, बेचना है। दैट इज द ट्रांजैक्शन मोटिव ऑफ मनी। नीड ऑफ द पीपल टू होल्ड मनी इन फॉर्म ऑफ कैश। आपको कैश चाहिए। पीपल होल्ड मनी इन फॉर्म ऑफ, होल्ड मनी इन फॉर्म ऑफ कैश। किस लिए? क्योंकि आपको स्पेंडिंग करनी है, डे टू डे एक्टिविटीज। डे टू डे एक्टिविटीज या डे टू डे स्पेंडिंग के लिए आपको जब ट्रांजैक्शन करनी है जो आपकी, उसके लिए जो आपको पैसा चाहिए, दैट इज उस वो जो डिमांड है, दैट इज फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। आपको रोज की स्पेंडिंग करनी है, ठीक है? तो दैट मोटिव इज ट्रांजैक्शन मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या है? और किस चीज के लिए आप पैसे को सेव करते हैं या पैसे की डिमांड करते हैं? देयर कुड बी सर्टेन इवेंट्स आपकी लाइफ में, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन हो जाता है आपके साथ, उस तरह की ट्रांजैक्शन को, जैसे प्रिकॉशनरी आप समझिए ना, कि इंश्योरेंस है जो, इंश्योरेंस क्या है? दैट इज अ प्रिकॉशनरी, आई वुड से, मोटिव फॉर डिमांड ऑफ मनी। आपने इंश्योरेंस की किश्त भरने के लिए कुछ पैसे रखे हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव है वो। आपको पता है कल को कोई भी हादसा हो सकता है फैमिली में, आपको पता है कल को कोई भी डिजीज आ सकती है। जैसे अ, आप सोचिए कि कल को किसी, कोई एक परिवार है, उसमें से किसी एक फैमिली मेंबर का एक माइनर सा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो पैसा उनके पास अभी नहीं है, उस डिमांड से मीट करने के लिए, उस उसके लिए इस तरह के प्रिकॉशनरी इवेंट्स, इस तरह के इवेंट्स के लिए एक प्रिकॉशनरी डिमांड करता है इंसान, ताकि वो उन चीजों को जो है, उस समय जब उसको इस तरह की डिमांड मनी की आए तो उसको दिक्कत ना हो। दैट इज व्हाट प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी। दैट इज फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जो मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने बताया इंश्योरेंस है, ठीक है? एंड दैट इज वन ऑफ दोज डिमांड्स। इट इज द एक्ट ऑफ होल्डिंग बैलेंसेस ऑफ मनी, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में यूज किए जा सके, फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। अनएक्सपेक्टेड होते, ठीक है? इसका जो प्रिकॉशनरी डिमांड है ना, जो आपका, आपने कितना डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड कितनी करनी है मनी, वो इनकम की साइज पे डिपेंड करती है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, तो हो सकता है आप 10,000 रुपये प्रति महीना प्रिकॉशनरी डिमांड के लिए निकालें। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये महीना है, तो आप प्रिकॉशनरी डिमांड के लिए क्या निकालेंगे अगर आपकी डे टू डे एक्सपेंसेस ही मीटअप नहीं हो पा रहे? गॉट इट? सो इट डिपेंड्स ऑन
इनकम, इंडिविजुअल इनकम पे डिपेंड करता है ना। ट्रांजैक्शन मोटिव मैंने आपको बताया, इट इज डन टू कैरी आउट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, डे टू डे ट्रांजैक्शंस करते हैं जो जितने भी हमारे इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। सो इसके बाद आता है आपका स्पेकुलेटिव मोटिव। सो जब पीपल होल्ड करते हैं मनी को, रादर देन बाइंग, दे होल्ड द मनी। होल्ड, वो अपने पास सेव करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, बाय नहीं करेंगे, उसको खर्चेंगे नहीं। रादर देन बाइंग, दे होल्ड दैट मनी। ओके, या फिर उसको किस तरह से होल्ड कर सकते हैं, या तो अपने पास सेविंग कर लेंगे, या तो उससे प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, प्रॉपर्टी जैसे लैंड है, ठीक है, वो खरीद लेंगे, या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे, या बुलियन में इन्वेस्ट कर देंगे। बुलियन होता है मेटेलिक प्रीशियस मेटल्स जो होते हैं ना, उनको बुलियन कहा जाता है। तो इस तरह की चीजों में होल्ड कर देंगे, मतलब अपने हाथ से निकालेंगे नहीं वो पैसा, उस पैसे को होल्ड करके रखेंगे, ताकि स्पेकुलेटिव होता है, ताकि उनको स्पेकुलेशन है, उनको उम्मीद है कि आगे जाके, थोड़े फ्यूचर में जाके, इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। तो उस स्पेकुलेशन पे, उस फ्यूचर की सोच लेके, जैसे मैं कहता हूँ कि आज सोना 80,000 हुआ है, कल को सोना महंगा होने वाला है, 1 लाख हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा, तो मैं पैसा अभी अभी सोना नहीं खरीदता हूँ, या सॉरी अभी सोना खरीद लेता हूँ, ऐसे फालतू के एक्सपेंसेस नहीं करता हूँ, क्योंकि यही सोना जो मैं आज 80,000 रुपए खर्च के लाऊंगा, ये 1-2 महीने में या 1 साल में 1 लाख के पार हो जाएगा, तो आई वुड बी इन प्रॉफिट। तो ये क्या है, ये स्पेकुलेशन है मेरी, ये मेरी सोच है, अभी ऐसा होने वाला नहीं है, ये मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की स्पेकुलेशंस के दम पे जो हम मनी की डिमांड करते हैं, अब आपने सोना खरीदना है, स्पेकुलेशन है आपकी कि सोना महंगा होने वाला है, मैं अभी खरीद लेता हूँ, तो वो स्पेकुलेशन, सोना खरीदने के लिए आपको पैसा तो चाहिए ना, तो जो इस तरह की जो मनी डिमांड होती है उसे हम स्पेकुलेटिव डिमांड कहते हैं। ओके, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनवर्सली क्यों रिलेटेड है रेट ऑफ इंटरेस्ट से? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, तो लोगों को लगता है कि ये अब आगे जाके गिरेंगे, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो मैं बैंक में पैसा जो है वो नहीं रखता, मैं बॉन्ड खरीद लेता हूँ, जमीन खरीद लेता हूँ, मैं गोल्ड खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो मनी को होल्ड नहीं करेगा, वो मनी को खर्च करेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाते हैं, 4% हो जाए, 5% जैसा भी है, तो हम सोचते हैं कि उस समय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाते हैं, तब मनी का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो मनी का डिमांड कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है बैंक में पैसा रखूंगा तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक ठाक मिल रहा है, मुझे बैंक से निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता है मेरे को बैंक इंटरेस्ट कम दे रहा है, बैंक में इंटरेस्ट रेट्स कम है, मुझे इंटरेस्ट, मैं बैंक में सेव करके नहीं रख सकता पैसे, क्योंकि बैंक में सेव करके रखूंगा तो मेरे पैसे की ज्यादा वैल्यू मिलेगी नहीं मुझे। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, बैंक से पैसा निकालता हूँ, खर्चा करता हूँ, गोल्ड ले लेता हूँ, खर्चा करता हूँ, लैंड ले लेता हूँ। सो दीज आर ऑल स्पेकुलेटिव मोटिव्स, और इसकी वजह से इट इज इनवर्स रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। गॉट इट? दिस वॉज ऑल अबाउट डिमांड फॉर मनी, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक। इसके बाद कुछ ना डिटर्मिनेंट्स हैं मनी के, डिमांड फॉर मनी के। डिटर्मिनेंट्स मतलब किस वजह से मनी की डिमांड चेंज होती है। तो इन्फ्लेशन की वजह से, मैंने जैसे अभी आपको बताया इन्फ्लेशन, अभी यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस किया। आई होप आपने पिछली क्लास देखी होगी, तो उसमें मैंने समझाया था कि रियल एंड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या फर्क है ना। अभी मैं ये सब इधर बताऊंगा तो लेक्चर पहले ही बहुत लंबा है, ये ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगर आपको देखना है तो आप पिछला वीडियो देखिए। तो रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में क्या फर्क है,
वो इन्फ्लेशन से पता चलता है हमें। तो इन्फ्लेशन का लेवल कैसा है इकोनॉमी में? इन्फ्लेशन अगर ज्यादा है, इन्फ्लेशन जो बढ़ती है, तो उससे मनी की डिमांड कम होती है। क्यों? क्योंकि पीपल प्रेफर टू सेव। वो खर्चा नहीं करेंगे, वो सेव करेंगे, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो इन्फ्लेशन की वजह से क्या है, डिमांड फॉर मनी reduces because people tend to save. People prefer to save that मनी। ओके। गोल्ड आपका महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है। अब लोगों को पता है कि यार अभी मैं खरीदूंगा तो फ्यूचर में तो कम हो जाएगा। जैसे थोड़ी देर पहले गोल्ड के प्राइसेस वर टचिंग ऑलमोस्ट 1.5 lakhs। अब लोग सोच रहे हैं कि यार अभी गोल्ड नहीं लेता, पैसा बैंक में पड़े रहने देता हूँ, इन्फ्लेशन ज्यादा है ना, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो बैंक में पड़ा रहने देता हूँ पैसा, नहीं डिमांड करता पैसे की। क्योंकि गोल्ड जो है वो कल को जाके नीचे आएगा, इतना ऊपर नहीं जाएगा। 1.5 लाख और पहले ही बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। इट वॉज फ्यू मंथ्स बैक, इट वॉज 85,000, 90,000, इतना जंप कर गया है। अब तो नीचे आएगा, आएगा, आएगा। तो लोग अभी नहीं खरीदेंगे, लोग थोड़ा सस्ता होने का वेट करेंगे, इसलिए बैंक में पैसे पड़े रहेंगे। ठीक है। सो इन्फ्लेशन जब होता है तो डिमांड फॉर मनी रिड्यूस कर जाती है। ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम, रियल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम क्या है? रियल इनकम इज आपके पास, इंडिविजुअल के पास इन्फ्लेशन को हटा के अब कितने पैसे पर आपके पास इनकम है। जैसे मेरे पास 10,000 रुपए हैं, पहले मैं 10,000 रुपए में, या आप समझिए 100 रुपए है मेरे पास, पहले मैं 100 रुपए में ब्रेड भी लाता था, बटर भी लाता था। अब वही 100 रुपया मेरे पास आज के टाइम पे है, पिछले साल की बात थी कि मैं एक 100 रुपए में ब्रेड भी लाता था, बटर भी लाता। आज मेरे पास 100 रुपया है, मैं सिर्फ ब्रेड ला सकता हूँ, क्योंकि बटर जो है वो मेरे बजट के बाहर हो गया। तो रियल इनकम इसे कहते हैं, रियल जीडीपी, हाउ मच मनी एन इंडिविजुअल मेक्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है। पहले आपके 100 रुपए की वैल्यू थी एक ब्रेड एक बटर। अब आपके 100 रुपए की वैल्यू है एक ब्रेड और आधा, आप समझ लीजिए उसी अमाउंट में आधा बटर आ रहा है अब। पहले आप एक ब्रेड का पैकेट लाते थे और 100-200 ग्राम बटर लाते थे, 200 ग्राम बटर लाते थे, एक ब्रेड लाते थे 100 रुपए में। अब आपके पास एक ब्रेड है और 100 ग्राम बटर है। पहले 200 ग्राम आता था, अब एक साल बाद 100 ग्राम आ रहा है। तो क्या हुआ, आपके 100 रुपए की वैल्यू कम होगी ना। पहले आप 100 रुपए में 200 ग्राम बटर ला रहे थे, ब्रेड ला रहे थे, अब आप 100 ग्राम बटर ला रहे हो और एक ब्रेड ला रहे हो, आपके 100 रुपए की वैल्यू कम होगी। दिस इज रियल इनकम। तो जब आप इन्फ्लेशन को हटा देते हो तब आपका रियल इनकम आता है। उसी तरह से जब इन्फ्लेशन को हटा देते हो तब आपका रियल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। उसको हटाए बिना नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। सो दिस इज दीज आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी डिमांड। अगर रियल इनकम आपकी ज्यादा होगी तो उस हिसाब से आपकी मनी डिमांड चेंज करेगी। डिस्पोजेबल इनकम होती है कि आपने, आपके पास इनकम आई, उसमें से आपने टैक्सेस निकाल दिए गवर्नमेंट को जितने देने थे। ठीक है। उसके बाद जो आपके पास इनकम आती है ना, उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। आपके पास 10,000 रुपये इनकम है, आपने सपोज कीजिए 10,000 में से 3,000 टैक्स देना है, तो 7,000 आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। ऐसे तो आपकी कागजों में, पेपर पेपर पे आपकी इनकम 10,000 है, बट जब आप टैक्सेस वगैरह सब निकाल देंगे तो जो आपकी इनकम बन के आएगी 7,000, दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम जो होती है, दैट यू हैव विद योर सेल्फ, जो आपको खर्चा करने के लिए अवेलेबल होती है, दैट इज अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग। तो जितनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी स्पेंड करने की। हायर द इनकम, हायर द इनकम, हायर द टेंडेंसी टू स्पेंड। ठीक है। इनोवेशन लेवल होता है इकोनॉमी का, वो भी एक डिटर्मिनेंट होता है कि जितनी ज्यादा इनोवेशन होगी उतना ज्यादा स्पेंडिंग होगी। ठीक है ना।
ये थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी डिमांड। सो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हमने मनी का बैकग्राउंड देखा, मनी एंड बैंकिंग हमने शुरू किया, मनी का बैकग्राउंड देखा, मनी का एवोल्यूशन देखा, किस तरह से इवॉल्व हुई है मनी, फंक्शंस देखे मनी के, प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटिंजेंट एंड अदर फंक्शंस। देन वी सॉ डिमांड फॉर मनी, जिसमें हमने ट्रांजैक्शनल मोटिव देखा, प्रिकॉशनरी मोटिव देखा, स्पेकुलेटिव मोटिव देखा। देन वी सॉ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मनी पे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मनी? तो मनी के ना एक्चुअली देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ मनी। ठीक है, क्या है? तो सबसे पहले आती है इस पे हमारी फुल बॉडीड मनी। ठीक है, फुल बॉडीड मनी क्या है? फुल बॉडीड मनी का मतलब है करेंसी जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू है और प्रीशियस मेटल से बनी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली, तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स। तो फुल बॉडीड मनी का मतलब है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है और उसी प्रीशियस मेटल से ही बनी है, जैसे गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स। ठीक। उसके बाद आती है फुल बॉडी, मतलब जो जिस चीज की बनी है ना, जो जैसी उसकी बॉडी है उतना ही अमाउंट है उसका। ठीक है, गोल्ड का सिक्का है 10 ग्राम का। ठीक है, तो गोल्ड का जितना अभी चल रहा है ना मार्केट में रेट, ठीक है, उसी हिसाब से आपको उतना ही पैसा मिलेगा। तो दैट इज फुल बॉडीड। मतलब जितनी उसकी बॉडी में, जितना उसकी गोल्ड कॉइन लीजिए ना, जितने गोल्ड कॉइन के बॉडी में गोल्ड है उतनी गोल्ड कॉइन की उतनी वैल्यू है। ठीक है, इट इज अपोज्ड टू टोकन मनी। ये अपोजिट होती है टोकन मनी के। टोकन मनी क्या होती है? करेंसी जिसका कम या फिर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं होता। सब्स्टिट्यूट होती है फुल बॉडी मनी का। ठीक है, इट हैज लिटिल, इसमें ना इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो मैंने आपको अभी बताई। इसमें इट हैज लिटिल और नो इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, इट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर फुल बॉडी मनी। जैसे कॉइन्स हैं जो कॉपर के हैं, निकल के हैं, पेपर मनी है। पेपर मनी है ना, पेपर मनी इज अ टोकन मनी। ठीक है, पेपर क्या है? पेपर टोकन है। आप ये टोकन जाके बैंक में देंगे तो वो आपको उसके, बैंक कहता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर दिस मच अमाउंट। होता क्या था कि जो हम कहते हैं ना, सेंट्रल बैंक बैक करता है मनी को। मतलब अगर आप 500 रुपए का नोट लेके जाएंगे ना बैंक में, आप बोलोगे कि मुझे नोट वोट नहीं चाहिए, मुझे आप मेरे 500 रुपए की वैल्यू दो। मैंने मजदूरी करके 500 रुपये कमाया है, मेरे को मेरे एम्प्लॉयर ने ये 500 रुपये दिया है मेरे लेबर के बदले में। उसने अब नोट पे ये लिखा है कि मेरे को सेंट्रल बैंक पे करेगा। अब ये लो आप 500 रुपये का नोट, मुझे नोट वोट नहीं चाहिए, मुझे मेरे 500 रुपये की वैल्यू दो। तो द सेंट्रल बैंक विल गिव यू गोल्ड इन प्रोपोर्शन टू जो उसने 500 रुपये की वैल्यू, जो आपकी इकोनॉमी में उस समय चल रही है, उस 500 की वैल्यू का आपको गोल्ड मिल जाएगा। दैट वॉज टोकन मनी, दैट इज द आइडिया ऑफ टोकन मनी, कि ये टोकन है, इस टोकन को आप लेके जाओगे तो ये टोकन के बदले में आपको वैल्यू मिल जाएगी। इस टोकन को आप बाजार में लेके जाओगे, मार्केट में लेके जाओगे, तो इस टोकन के बदले में आपको 500 रुपए के आटा, चावल, दाल जो आपको लेना है मिल जाएगा। इट इज अ टोकन। इसकी कोई इंटरेंसिक वैल्यू नहीं है, पेपर है ना, कोई इंटरेंसिक वैल्यू नहीं है। इसके बाद आती है आपकी रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। ये क्या है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी? फुल बॉडीड देखी, टोकन देखी, अब रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। इट इज द करेंसी जो क्लेम करती है ऑन अ फिजिकल करेंसी। ये क्लेम करती है, क्लेम ऑन अ फिजिकल कमोडिटी या फिर एसेट। क्या मतलब है कि आप एग्जाम्पल लीजिए, इसका आप एग्जाम्पल लीजिए, क्या कि आपके पास गोल्ड सर्टिफिकेट है या सिल्वर सर्टिफिकेट है।
तो वो सर्टिफिकेट क्या है? वो रिप्रेजेंटेटिव है फुल बॉडीड मनी का। गोल्ड का सर्टिफिकेट, गोल्ड के लिए आपके पास सर्टिफिकेट है या सिल्वर सर्टिफिकेट्स हैं, या इस तरह का आपके पास, जैसे आजकल हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये भी प्रोत्साहन देती है लोगों को कि आप गोल्ड मत खरीदिए खरीदिए, आप गोल्ड के बदले में गोल्ड के सर्टिफिकेट्स खरीद लीजिए, ताकि जो गोल्ड है आपके तिजोरियों में पड़ा रहता है उसको गार्ड करना भी रिस्की है। ठीक है, चोरी प्रोन टू थेफ्ट है, चोरी हो सकता है। आप इससे अच्छा क्या कीजिए, आप सर्टिफिकेट लीजिए, उसके उसके बदले में आपको गोल्ड की ही वैल्यू मिलेगी। गोल्ड अगर ऊपर हो रहा है तो आपको ऊपर की वैल्यू मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, गोल्ड अगर हम क्या क्यों लेते हैं गोल्ड की, कल को महंगा होने वाला है यार, कल को टाइम के साथ तो बढ़ता ही जा रहा है ना, कल को महंगा हो जाएगा। अभी ले लेते हैं, इसकी वैल्यू आज 80,000 है, कल को 1 लाख पहुंच जाएगी। तो गवर्नमेंट कहती है गोल्ड मत लो, गोल्ड का सर्टिफिकेट ले लो। जितना गोल्ड लेना है, 10 ग्राम लेना है, 20 ग्राम लेना है, 100 ग्राम लेना है, आप गोल्ड मत खरीदो, गोल्ड का सर्टिफिकेट ले लो। आपको उसकी वैल्यू जो मार्केट में चल रही होगी वो मिल जाएगी। तो पर्पस तो आपका सर्व हो गया। आपके 80,000 का 1 लाख रुपया जब पहुंचा गोल्ड, वो तो आपको मिल गया, लेकिन आपने गोल्ड सर्टिफिकेट लिया था, आपने गोल्ड नहीं लिया था। अगर आप गोल्ड लेते, दैट वुड हैव बीन फुल बॉडीड मनी। आपने गोल्ड सर्टिफिकेट लिया, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, वो उसका रिप्रेजेंटेशन है, वो फुल बॉडीड मनी नहीं है, वो सिर्फ उसका सर्टिफिकेट है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था फिएट मनी। पहले मैं आपसे बात कर चुका हूँ फिएट मनी के बारे में। तो फिएट मनी क्या होती है? ये टाइप ऑफ करेंसी है। फिएट मनी और फुल बॉडीड रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी में क्या फर्क है? फिएट मनी मैंने आपको बताया था, पहले मैंने आपको बोला था कि आप जाके बैंक में बोलेंगे कि ये लो और इसके बदले मुझे वैल्यू दो 500 रुपया, आपको गोल्ड मिल जाएगा 500 का, अगर आप 500 रुपये लेके जा रहे हैं। बट फिएट मनी में क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ करेंसी। इट इज नॉट, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, नॉट बैक्ड बाय फिजिकल कमोडिटी। इस इसके लिए आपको कोई बैंक ने अपने पास सोना चांदी नहीं रखा हुआ। ठीक है, फिएट मनी के को बैक करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है उसने अपने पास कोई सोना चांदी नहीं रखा हुआ। ये किस पे बेस्ड है फिर? फिएट मनी इज बेस्ड ऑन व्हाट? अगर आपके पास पैसा नहीं है देने को, गोल्ड नहीं है, सिल्वर नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट कोई प्रेशियस कमोडिटी नहीं है, तो आप फिएट मनी को चलाएंगे कैसे? इसके बेसिस क्या है? व्हाट इज इट बेस्ड ऑन? इट इज बेस्ड ऑन फेथ, फेथ एंड क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट इसको इशू कर रही है, ये उसके फेथ और उसके क्रेडिट पे आपकी फिएट मनी को बैक किया जाता है। वैल्यू ऑफ फिएट मनी वो कहाँ से आती है? वो आती है, लोग जो बिलीव करते हैं ना कि इसकी वैल्यू है और उसको एक्सेप्ट करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उस बिलीफ से आता है इसका वैल्यू फिएट मनी का। ये कमोडिटी मनी के कॉन्ट्रास्ट में। ठीक है, कमोडिटी मनी या फिर फुल बॉडीड मनी में क्या है, या रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी में क्या है? इट इज बैक्ड बाय गोल्ड। उसको, अगर आप सपोज गवर्नमेंट ने अगर 1 करोड़ की करेंसी डाली है ना बैंक अपनी इकोनॉमी में, तो 1 करोड़ का गोल्ड रखा हुआ है उसने अपनी तिजोरी में। ठीक है, हम जो पैसा, पत्ती वाला पैसा, ये नोट वाला पैसा चला रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं चला रहे, उतना गोल्ड पड़ा है हमारे पास। कल को अगर हमें बोलेंगे कि आपकी क्या वैल्यू है, इस नोट की क्या वैल्यू है, तो उस नोट की वैल्यू का सोना अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन फिएट मनी में ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट बैक्ड बाय फिजिकल कमोडिटी। क्योंकि आप देखिए ना, आज इकोनॉमीज बढ़ रही हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आज इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, इकोनॉमीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो हम कहते हैं हम ट्रिलियन डॉलर डॉलर इकोनॉमी बना देंगे, इतने ट्रिलियंस में हमारी जीडीपी हो जाएगी। तो वो कैसे होगी? इतना सोना तो अब अंदर इकट्ठा करते रहेंगे नहीं। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए गवर्नमेंट प्रोमिस, गवर्नमेंट में फेथ होना चाहिए, गवर्नमेंट के क्रेडिट पे जो इशू की जाती है मनी, दैट इज नोन एज फिएट। फिएट मनी का एग्जांपल है इंडियन रुपी। ओके, वैल्यू जो है इंडियन रुपी की, वो डिटरमाइन की जाती है बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे इसकी वैल्यू
मैंने क्या बताया? मैंने आपको क्या बताया कि फिएट मनी की एग्जाम्पल क्या है? फिएट मनी की एग्जाम्पल है इंडियन रुपी। ठीक है, इंडियन रुपी इज एन एग्जाम्पल। तो इसकी जो वैल्यू है वो किन फैक्टर्स पे डिसाइड की जाती है? वैल्यू कुछ फैक्टर्स पे डिसाइड की जाती है। वो क्या फैक्टर्स है? मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट में अगर विश्वास है, बिलीफ है, तो इसकी वैल्यू होती है फिएट मनी की, फिएट करेंसी की, फिएट मनी की। तो इसकी वैल्यू क्या है इंडियन रुपी की? किस चीज पे डिटरमिन की जाती है? कौन से फैक्टर्स हैं? तो वो है स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी कितनी मजबूत है, अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, उस पर बेस होता है कि इंडिया का रु- जो रुपी है, उस उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसीज, गवर्नमेंट्स की मॉनेटरी पॉलिसीज, उस पर डिपेंड करती है वैल्यू। एक्सचेंज रेट में हम देखेंगे कि एक्सचेंज रेट, अगर गवर्नमेंट अपनी डीवैल्यूएशन करती है, रीवैल्यूएशन करती है अपनी करेंसी की, या डीमोनेटाइजेशन जैसे मैंने बताया था, तो वो उससे क्या होता है? उससे डिसाइड होता है आपकी करेंसी की वैल्यू। ठीक है, और सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है डिमांड ऑफ इंडियन रुपी इन इंटरनेशनल मार्केट्स। आपके रुपये की इंटरनेशनल मार्केट में कितनी डिमांड है? जैसे डॉलर की सबसे ज्यादा डिमांड है ना, डॉलर को हम कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी ले जाइए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, डॉलर इज एक्सेप्टेबल। तो डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो करेंसी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज पीपल हैव कॉन्फिडेंस, जितनी देर लोगों का इंडियन गवर्नमेंट में, भारत की सरकार में कॉन्फिडेंस है कि वो उसकी एबिलिटी में उसकी एबिलिटी में विश्वास है कि वो अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर लेंगे, तो हमारी इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो स्टेबल रहेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया फिएट मनी क्यों इंट्रोड्यूस किया, फिएट मनी क्यों लाया गया, वो बैकिंग क्यों हटाई गई सोने की? व्हाई वाज दैट? क्योंकि इसका एक फिएट मनी का एडवांटेज ये है कि ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है ना मनी सप्लाई। अगर आपके पास, अगर आपने अपनी मनी सप्लाई को गोल्ड से जोड़ दिया, या यू कैन से इम्पोर्टेंट लग्जरी कमोडिटीज या वैल्यूएबल कमोडिटीज से जोड़ दिया, तो आप मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे कंट्रोल करोगे? क्योंकि आपसे मनी सप्लाई नहीं कंट्रोल होगी। आप सिर्फ उतना ही पैसा छाप सकते हो जितना आपके पास गोल्ड है ना, उससे ज्यादा आप पैसा छाप ही नहीं सकते। तो आप, आपके पास जब तक मॉनेटरी मनी सप्लाई जो है, आपने आपने कितनी सप्लाई करनी है पैसा अपनी इकोनॉमी में, उसी का कंट्रोल नहीं है, तो आप मॉनेटरी पॉलिसी कैसे करोगे कंट्रोल? तो जब आपके पास मनी सप्लाई का कंट्रोल होता है, फिर मॉनेटरी पॉलिसीज का कंट्रोल आता है, जिससे हम इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट में इकोनॉमी में है, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। अगर हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, तो हम पैसा डालेंगे ताकि लोग, इकोनॉमी में पैसा डालेगी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक। अगर ग्रोथ स्लो हो रही है, पैसा डालेंगे ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें, लोग खर्चा करें, एक्सपेंडिचर करें, हमारी इकोनॉमी बढ़े। अगर इकोनॉमी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, तो वो पैसे को थोड़ा खींचेगी सरकार अपनी तरफ। बाय व्हाट? बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होंगे, तो लोग पैसा खर्चने के बजाय उसको, इन्वेस्ट करने के बजाय उसको बैंक में रखेंगे। ठीक है, तो अगर ज्यादा तेज हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, तो मनी सप्लाई को सक किया जाएगा, इकोनॉमी से खींचा जाएगा। सो इस तरह से जो है हमारा सेंट्रल बैंक, हमारी गवर्नमेंट इस तरह से कंट्रोल करती है मनी सप्लाई। लेकिन अगेन इसका रिस्क भी है। रिस्क क्या है? इन्फ्लेशन का रिस्क हो सकता है ना, कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा मनी प्रिंट कर दिया, क्योंकि रोक तो कोई है नहीं अब। तो इससे जब बहुत ज्यादा मनी आपने प्रिंट कर दिया है, उसकी वजह से क्या होता है? इकोनॉमी को नुकसान होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम होती चली जाती है। गॉट इट? इसके बाद आता है, आई नीड टू ऐड अ पेज।
हम्म, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लीगल टेंडर मनी। व्हाट? लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या है? लीगल टेंडर मनी क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन। ये किसी भी तरह की मनी हो सकती है, किसी तरह का पैसा हो सकता है जिसको लॉ ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, जिसको लॉ ने मंजूरी दी हुई है, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। किस चीज के लिए रिकॉग्नाइज्ड है? लॉ किस चीज की मंजूरी देता है इस मनी को? ताकि so that it can become a valid means of payment। आप इस पैसे को पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। पेमेंट किसकी? ऑफ डेट्स। आपने अपने उधारों की, अपने अपने डेट्स की, अपने टैक्सेस की पेमेंट आप इस करेंसी से कर सकते हैं, तो वो लीगल टेंडर माना जाता है। उसको लीगल लीगल टेंडर है वो मनी का, क्योंकि इसको गवर्नमेंट मानती है। अगर हम किसी को मनी, हमने किसी को पैसा देना है, हमारा किसी पे उधार है, उसको चुकाना है, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करने से नहीं मना कर सकते। दैट इज लीगल टेंडर। आप कहेंगे कि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है भाई ये लीगल टेंडर है, दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट फॉर द पेमेंट्स। तो हाउ इट कम्स थ्रू कि वो रिकॉग्नाइज्ड है बाय लॉ। वो जो आपका नोट है ना, जो हम आज नोट यूज कर रहे हैं, दैट इज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने उसको पावर दी हुई है कि आप उसको जो है इंडियन रुपी के नोट्स को, कॉइन्स को आप यूज कर सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ पेमेंट्स। ठीक है। अब लीगल टेंडर है तो नॉन लीगल टेंडर भी होता है। ठीक है। लीगल टेंडर मनी की बात की तो नॉन लीगल टेंडर मनी क्या है? नॉन लीगल टेंडर मनी क्या है? ऑब्वियसली एनी टाइप ऑफ करेंसी which is not official, this is not recognized by the government, उसको नॉन लीगल टेंडर बोल देंगे। पेमेंट हो सकती है इससे, ये बात ध्यान रखिए, पेमेंट आप इससे भी कर सकते हैं, नॉन लीगल टेंडर से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं मानेगी। गॉट इट? क्या इसकी एग्जांपल क्या है नॉन लीगल टेंडर की? लीगल टेंडर तो आपको पता है इंडियन रुपी है। लीगल टेंडर तो पता है आपको, इंडियन रुपी है, इंडियन के सिक्के हैं, इंडियन कॉइन्स हैं, इंडियन रुपी कॉइन्स हैं, इंडियन के नोट्स हैं इंडियन रुपी के। नॉन लीगल टेंडर की एग्जांपल क्या है? जैसे आप कई बार क्या करते हैं कि आप देखते हैं, आपने किसी मॉल में जाके शॉपिंग की, वहां से आपको कूपन मिला कि अगली बार आप जब शॉपिंग करेंगे आपको 500 रुपया ऑफ हो जाएगा। तो दोज कूपन्स आर नॉट लीगल टेंडर। आप, अगर आपने H&M से शॉपिंग करी, या अगर आपने नाइकी से या एडिडास से शॉपिंग करी, तो एडिडास से आपने शॉपिंग की, एडिडास वालों ने आपको कूपन दिया, वो कूपन आप एडिडास में ही चलाएंगे। आप जाके किसी दुकान से बोलेंगे आज मेरे को 1 लीटर तेल दे दो सरसों का, या मेरे को सोयाबीन ऑयल दे दो, या मेरे को कुछ किसी भी तरह की घी दे दो, देसी घी दे दो, और उसको आप एडिडास का 500 का कूपन देंगे, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। दैट इज अ kind of money. Coupon is a kind of money, but it is not a legal tender, not a legal tender money। वो चलेगा आपका एडिडास में कूपन, आपके amazon के गिफ्ट कार्ड्स होते हैं। ठीक है। आपके, आप कई बार छोटे मॉल्स में जाते हैं, या आपके लोकल मॉल्स में जाते हैं, तो वहां आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। पेमेंट तो करेंगे ना, आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं, आपको ऑफ होता है, लेकिन इट इज नॉट लीगल टेंडर मनी। इट इज अ मनी, इट इज अ काइंड ऑफ मनी, बट नॉट लीगल टेंडर। इट इज नॉन लीगल टेंडर काइंड ऑफ मनी। ओके। यू कैन नॉट पे योर टैक्सेस विद दैट काइंड ऑफ मनी। आप अपने टैक्सेस को उस मनी से नहीं पे कर सकते। आप गवर्नमेंट के डेट्स को, आप लोन्स को उस मनी से पे नहीं कर सकते। ठीक है। इसकी ग्रेटर, सबसे बड़ी तो इसकी वो देख लीजिए ना, बिटकॉइन। आजकल जो सबसे बड़ी एग्जांपल है बिटकॉइंस।
आप कर सकते हैं पेमेंट, लेकिन हमारी भारत की सरकार ने इसको नहीं माना हुआ अभी तक बिटकॉइंस को एज अ लीगल टेंडर। तो इट इज नॉट लीगल टेंडर ऑफ मनी, बिटकॉइन। अब यहां पे आपको एक चीज देखनी है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ ए टेबल हियर, ठीक है। यहां पे लिखते हैं हम फिएट मनी, यहां पे लिखते हैं हम नॉन फिएट मनी, गॉट इट। यहां पे लिखते हैं हम लीगल टेंडर, एंड हियर वी हैव नॉन लीगल टेंडर। सब बता चुका हूं मैं आपको अभी तक, ये सारी टर्म्स समझा चुका हूं। तो लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल दीज टर्म्स। फिएट मनी जो क्या है, इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट इसको बैकिंग देती है। इट इज नॉट बैक्ड बाय गवर्नमेंट और नॉट इशूड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। फिएट मनी नॉन फिएट मनी का आपको डिफरेंस समझ आ गया। लीगल टेंडर एक्सेप्टेड फॉर सेटलिंग पेमेंट्स, आप कोई भी पेमेंट को सेटल कर सकते हैं। एक्सेप्टेड फॉर सेटलिंग पेमेंट्स, आपने पेमेंट करनी है, आप लीगल टेंडर से कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी, यहां पे आपकी पेमेंट एक्सेप्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है, कर सकते हैं आप। नॉन लीगल टेंडर से भी कर सकते हैं, बिटकॉइन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, काफी सारी जगह पे। लेकिन लीगल नहीं है, नॉट मैंडेटरी कि वो एक्सेप्ट होगा ही होगा, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। वो चीज जो फिएट मनी है और लीगल टेंडर है, तो वो क्या है। गवर्नमेंट जो नोट्स और कॉइन्स इशू करती है, वो लीगल टेंडर भी है, वो फिएट मनी भी है ना। फिएट मनी कैसे, गवर्नमेंट ने इशू किया। लीगल टेंडर मतलब आप कहीं भी जाके पे करेंगे उससे पे हो जाएगा। नाउ व्हाट इज नॉन फिएट मनी, विच इज नॉट इशूड बाय गवर्नमेंट बट लीगल टेंडर, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन्स जो है ना, गोल्ड कॉइन्स, वो हिस्टोरिकली देवर लीगल टेंडर्स, अब नहीं है बट हिस्टोरिकली देवर लीगल टेंडर्स, ठीक है। बिटकॉइन कहाँ पे, एल सल्वाडोर इज वन ऑफ द पायनियर नेशंस जिन्होंने बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया। तो आप एल सल्वाडोर में बिटकॉइन देंगे ना, तो वो एक्सेप्टेड है, उसको हर कोई एक्सेप्ट करेगा। गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया बिटकॉइन को। बिटकॉइन मैंने आपको क्या बताया, इट इज अ क्रिप्टो करेंसी, इट इज नॉन, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, गवर्नमेंट ने इसको इशू नहीं किया। लेकिन बिटकॉइन को एल सल्वाडोर ने लीगल टेंडर बना दिया कि आप कहीं भी बिटकॉइन चलाइए, चल जाएगा, किसी भी दुकान पे चल जाएगा, किसी भी पेमेंट के लिए चल जाएगा, आप अपने टैक्सेस बिटकॉइन से दे दीजिए, देयर इज नो वरीज, देयर आर नो वरीज। तो बिटकॉइन एल सल्वाडोर इज अ लीगल टेंडर, हाउएवर इट इज नॉट अ फिएट मनी, गॉट इट। अब ऐसी चीज, ऐसी मनी जो कि फिएट मनी तो है बट लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है, वो क्या है, वो हमारी आ जाती है डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज दैट आर नॉट येट लीगलाइज्ड। सेंट्रल बैंक जो होते हैं, डिजिटल करेंसीज मैंने बताया ना, वो बिटकॉइन इज अ डिजिटल करेंसी। इस तरह से सेंट्रल बैंक्स ने भी अपनी डिजिटल करेंसीज निकाल ली है। सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई है इंडिया का सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो हमारे सेंट्रल बैंक्स ने भी इस तरह की डिजिटल करेंसीज निकाली हैं, लेकिन अभी तक उनको पूरी जगह पे लीगलाइज नहीं किया गया। दे आर फिएट मनी, उनको गवर्नमेंट इशू कर रही है, गवर्नमेंट उसको बैक कर रही है, गवर्नमेंट इशूड है वो, बट दे आर नॉट येट लीगल टेंडर्स, ओके। सब जगह पे एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको धीरे धीरे किया जा रहा है, दे आर गेटिंग लीगलाइज्ड, ओके। वो चीज जो ना तो फिएट मनी है और ना लीगल है, ना तो फिएट मनी है ना तो लीगल है, क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन इन इंडिया। तो इंडिया में बिटकॉइन ना तो गवर्नमेंट ने इशू किया है और ना ही उसको लीगल किया है, गॉट इट। दिस इज व्हाट इज नाइदर अ फिएट मनी नॉर अ लीगल टेंडर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम
दो तीन चीजें यहाँ पे और हैं. लेट मी गेट अनदर स्लाइड हेयर. आई थॉट ये एक लेक्चर में हो जाएगा, बट लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो हम एक और टॉपिक डिस्कस करके इसको अभी खत्म करेंगे, ठीक है? और बाकी का लेक्चर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. गॉट इट? अब यहाँ पे आ जाता है आपका, मैंने आपको कुछ चीजें समझानी थी. एनएफटी, क्रिप्टो करेंसी, नियर मनी, देन देयर वाज अनदर थिंग जो कि शायद नहीं, अभी नहीं है, वो आगे आएगा. स्प्रेड. ठीक है, वो आगे आएगा, वो आगे आपको समझाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. ये छोटे छोटे तीन टॉपिक हमें पढ़ने हैं, नियर मनी, क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी. इसके बाद हम आज की क्लास को रैप अप करेंगे. ठीक है. अब एक कॉन्सेप्ट आता है, हम टाइप्स ऑफ मनी पढ़ रहे हैं ना, तो टाइप्स ऑफ मनी में ही है. ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मनी में ही है. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नियर मनी. नियर मनी. ठीक है, नियर मनी क्या होती है, बताएं जी. नियर मनी क्या होती है सर? नियर मनी इज ऑल्सो नोन एज क्वासी मनी. क्वासी मनी, क्वासी का मतलब क्या होता है? पार्टली. पार्टली मतलब आधा आधा. ठीक है, मतलब आधे तरीके से वो मनी है और आधे तरीके से वो नहीं नहीं भी है. जैसे हमने जुडिशियल बॉडीज में पढ़ी थी, क्वासी जुडिशियल बॉडीज विच आर नॉट कंप्लीटली जुडिशियल, बट अप टू सम एक्सटेंट दे आर जुडिशियल बॉडीज. तो मनी विच इज नॉट कंप्लीटली मनी, बट कुछ एक्सटेंट तक इट इज अ मनी, क्वासी मनी, जिसे हम क्वासी लिक्विड एसेट्स कहते हैं. ठीक है, ये वो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं दैट कैन बी इजीली, जिनको कैश में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है. कैन बी इजीली कन्वर्टेड इन टू कैश. ठीक है, बट नॉट themselves considered to be actual money. इनको आसानी से आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये एक्चुअल मनी होती नहीं है, शॉर्ट टर्म होती हैं. ठीक है, ये शॉर्ट टर्म लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होती हैं, जिनको क्विकली हम सेल कर सकते हैं. कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश. ठीक है, इनकी एग्जांपल देता हूँ. इकोनॉमी में ना एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, डेफिनेशन से ज्यादा एग्जांपल्स में समझ आता है यहाँ पे. ठीक है, तो एग्जांपल क्या है नियर मनी की? सेविंग्स अकाउंट. आज मेरे सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं. ठीक है, सच में नहीं पड़े हैं, ऐसे बोल रहा हूँ. तो आज हमारे सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं. तो अब मैं, वो मनी तो नहीं है, इट इज नॉट एन एक्चुअल मनी, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्चुअल मनी. सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे हैं वो नियर मनी है. मतलब मैं अभी अपना क्रेडिट कार्ड ले अपने सॉरी अभी अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड लेके जाऊंगा और उसमें से कुछ पैसे निकाल लूंगा, या फिर मैं सीधा बैंक में जाऊंगा और एक वाउचर भरूंगा और पूरा का पूरा 10 लाख रुपए निकाल लूंगा. है ना? तो उसमें मुझे टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स अगर मैं बैंक में जाके ये करूंगा, तो इट इज नियर मनी, क्वासी मनी, लिक्विड एसेट, क्वासी लिक्विड एसेट है. ठीक है, मैं आसानी से जाके अपना 10 लाख रुपए की सेविंग को एक्सेस कर सकता हूँ. है ना? तो इट इज वॉट, इट इज अ नियर मनी. गॉट इट? इसमें आता है शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अब सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, वो सारा मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है इन द कमिंग क्लासेस. बट आप ये सोच लीजिए कि गवर्नमेंट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, जिसको हम खरीद सकते हैं और वो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. उसका एक पर्टिकुलर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. गवर्नमेंट बोलेगी ये 10 साल के लिए, ये 20 साल के लिए. तो इस तरह से शॉर्ट टर्म की जो होती है ना, कुछ दिनों की, कुछ महीनों की. तो मुझे पता है कि सपोज मैंने एक इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया गवर्नमेंट से, 90 दिन का इंस्ट्रूमेंट. गवर्नमेंट ने बोला है आप 100 रुपए का खरीदिए, 90 दिन के बाद ये मेच्योर हो जाएगा, 90 दिन के बाद आपको 120 रुपए मिल जाएंगे. ठीक है, अब ये शॉर्ट मनी, शॉर्ट टर्म है, 90 दिन के लिए. तो मुझे पता है कि नियर मनी है, दिस इज कॉल्ड नियर मनी, क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर मुझे वो मनी, मेरे को कैश वापस मिल जाएगा. तो दीज आर नॉट एग्जैक्टली मनी, बट दीज आर टाइप्स ऑफ नियर मनी. और नियर मनी क्या होती है? क्वासी मनी, जिसको आप आसानी से लिक्विड कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, कैश मैंने आपको बताया था, इट इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, क्योंकि वो इमिडिएटली गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए यूज की जा सकती है.
नियर मनी ऑन द अदर हैंड इज स्लाइटली लेस लिक्विड। ये स्लाइटली, स्लाइटली, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली, स्लाइटली लेस लिक्विड, नॉट एज लिक्विड एज कैश। कैश तो सबसे ज्यादा लिक्विड कैश ही है ना, क्योंकि कैश आप सीधा जाके मार्केट में ले जाओ कुछ खरीद लो, ठीक है। ये स्लाइटली लेस लिक्विड है एज कंपेयर टू कैश, एज कंपेयर टू एक्चुअल मनी, इट इज लेस लिक्विड, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। कहीं पे वो टाइम 1 घंटे का हो सकता है, कहीं पे टाइम वो 1 हफ्ते का हो सकता है, कहीं पे 1 महीने का हो सकता है। तो इन एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड क्वासी मनी, नियर मनी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? मैं अभी तक 1-2 बार कुछ इसका नाम ले चुका हूँ। अरे यार क्या हो रहा है, सॉरी यार, मुझे थोड़ा ना ओसीडी है, तो ये जब तक ये लाइन सीधी ना खींचेगी तो मेरे को लेक्चर पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। तो क्रिप्टो करेंसी, तभी मैं पहले ये हेडिंग्स वगैरह पहले लिख लेता हूँ। नाउ इट इज ओके। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? इट इज अनदर टाइप ऑफ मनी, ठीक है, हम टाइप्स ऑफ मनी डिस्कस कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है कि इट इज अ डिजिटल, डिजिटल और वर्चुअल मनी, ठीक है। एक्चुअली में फिजिकल तो नहीं है हमारा, आप पकड़ तो नहीं सकते बिटकॉइन को, आप पकड़ दो हाथों में तो नहीं पकड़ सकते डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को। ये वर्चुअल फॉर्म है, वर्चुअल फॉर्म ऑफ करेंसी है, वर्चुअल फॉर्म ऑफ मनी है, डिजिटल फॉर्म है, ठीक है। क्रिप्टो, इट यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शंस, ठीक है। इस पे कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, ओके। ट्रेडिशनल कंट्री, ट्रेडिशनल जो करेंसीज होती हैं दैट आर इशूड बाय गवर्नमेंट। क्रिप्टो करेंसीज आर डिसेंट्रलाइज्ड, कोई सेंट्रल पावर नहीं है इसको जो कंट्रोल कर रही है, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। और डिसेंट्रलाइज है, और ये किस पे चलती है? ऑपरेट्स ऑन व्हाट? टेक्नोलॉजी, ऑपरेट्स ऑन अ टेक कॉल्ड व्हाट? इस टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है? इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसपे क्रिप्टो करेंसी चलती है, जिसपे क्रिप्टो करेंसी का कोड लिखा गया है, ठीक है। सॉफ्टवेयर ही है ना क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, वर्चुअल फॉर्म है, कंप्यूटर्स पे, मोबाइल्स पे चलती है। तो ब्लॉकचेन को यूज करके क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया है, ब्लॉकचेन का यूज करके क्रिप्टो करेंसी को रन किया जाता है। तो ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी इज अ करेंसी, ठीक है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को आप मिक्स मैच मत करिएगा। ब्लॉकचेन जो है उस पे उसको बेस बना के ब्लॉकचेन के सॉफ्टवेयर, आप कह लीजिए ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी का यूज करके क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया है। क्रिप्टो करेंसी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है इस करेंसी पे किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई गवर्नमेंट, कोई बैंक, कोई सेंट्रल बैंक, कोई आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, नोबडी कंट्रोल्स इट। इट इज अ डिसेंट्रलाइज करेंसी। इसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क्स पे रिलाई करता है, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स जिनको नोड्स कहा जाता है, दैट मेंटेन दैट ब्लॉकचेन, ठीक है। तो किसी सिंगल एंटिटी का कंट्रोल नहीं है। गॉट इट? अब क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को भी आप मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि बिटकॉइन इज द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन एक कॉइन है ना, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है, डोज कॉइन है, ठीक है। उसके बाद इथीरियम है, ये सारे कॉइन्स हैं, ये सारी करेंसीज हैं क्रिप्टो करेंसी। दीज आर ऑल क्रिप्टो करेंसीज, दीज आर ऑल different types of cryptocurrencies, these are all different names of cryptocurrencies, these are all cryptocurrencies, ठीक है। ये सारी वर्चुअल और उस तरह की डिजिटल करेंसीज। सो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके क्रिप्टो करेंसी को बनाते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्रिप्टो करेंसी
क्या होती है, इट इज अ डिसेंट्रलाइज करेंसी, किसी का कंट्रोल नहीं है और अलग अलग नाम है। जैसे अलग अलग सेम चीज के अलग अलग नाम नहीं है, ऑब्वियसली दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स। बिटकॉइन का अलग कोड है, इथीरियम का अलग कोड है, इथीरियम को बनाने वाला क्रिएटर अलग है, बिटकॉइन को बनाने वाला अलग है, डोज कॉइन को बनाने वाला अलग है, ट्रम्प कॉइन अभी आया था उसको बनाने वाला अलग है। सो दीज आर ऑल डिफरेंट कॉइन्स, दीज आर डिफरेंट करेंसीज, और इनको कलेक्टिवली हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। ठीक है। अब इसको क्या होता है ना, इसको माइन किया जा सकता है, इसकी माइनिंग होती है। देयर आर क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन है, उसको एक प्रोसेस, आप बिटकॉइन आपको आएगा मिलेगा कैसे, या तो आप इसको वैलिडेट, या तो आप इसको माइन करो, ठीक है, या फिर आप किसी से लो बिटकॉइन। आप कुछ किसी को सर्विस प्रोवाइड करो उसको, और उसको कहो कि मुझे पेमेंट करे बिटकॉइन में, पेमेंट्स इन बिटकॉइन। तो बिटकॉइन आपको कैसे मिल सकता है, हाउ कैन यू एक्वायर हाउ कैन यू एक्वायर ए बिटकॉइन। या तो आप माइनिंग कर लो, या आप किसी ऐसे इंसान को कोई सर्विस प्रोवाइड करो और उसको बोलो मेरे को पेमेंट बिटकॉइन में चाहिए। है ना, दो ही तरीके हैं बिटकॉइन को करने के। माइन पेमेंट्स तो आपको पता है कैसे हो जाएंगी, माइनिंग कैसे होती है, माइनिंग होती कैसे है, पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं ना, देयर आर पावरफुल कंप्यूटर्स। आपका और मेरा डेस्कटॉप, लैपटॉप, ठीक है, वो नहीं कर पाएगा। पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और जब इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, दीज पावरफुल कंप्यूटर्स टेक टाइम इन डूइंग दैट। जो न्यू ब्लॉक्स ब्लॉकचेन में ऐड होते हैं, ठीक है, पावरफुल कंप्यूटर जो हैं वो मैथमेटिकल मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनके मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जब ये मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स होती है ना, उसकी वजह से क्या होते हैं, ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक ऐड होते हैं, न्यू ब्लॉक्स आर एडेड टू ब्लॉकचेन। अब जब ये नए ब्लॉक ऐड होते हैं ना, तो ये नए ब्लॉक आपको मिलते हैं, यही नए ब्लॉक्स, दीज न्यू ब्लॉक्स आर रिवॉर्ड्स एज बिटकॉइन, या फिर जो भी आपका कॉइन जो आपके जिसके लिए आप माइन कर रहे हो। ठीक है, इस कंप्यूटेशन को करने के लिए, इसका जब आप आपके कंप्यूटर जो ये करते हैं ना, माइन करते हैं, माइनिंग पता है ना आपको, खोदना खदान से, उसको माइनिंग कहते हैं, तो उसी से आप लेके चलिए। इसके बाद आपका लास्ट आज का टॉपिक है, छोटा सा ही है, इधर ही समझा दूंगा, विच इज एनएफटी। एक डिजिटल पेमेंट, एक टाइप ऑफ डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी इज एनएफटी, विच इज नॉन फंजिबल टोकन। क्या होते हैं एनएफटीज, दीज आर नॉन फंजिबल टोकन्स, यूनिक। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यूनिक डिजिटल एसेट। ठीक है, ये यूनिक डिजिटल एसेट होता है, मतलब सपोज कीजिए कि किसी ने डिजिटल पेंटिंग बनाई है एक, ठीक है, यूनिक है वो, ओके, तो वो क्या है, दैट इज व्हाट वी कॉल एनएफटी। उसकी एक ओनरशिप की रिप्रेजेंटेशन होती है, प्रूफ होता है ओनरशिप का, ऑथेंटिसिटी का प्रूफ होता है, स्पेसिफिक आइटम होती है, वो एक कंटेंट क्रिएशन, आजकल हम बड़े नाम सुन रहे हैं, तो कंटेंट क्या होता है। तो सपोज कीजिए किसी ने एनएफटी बनाई, ठीक है, कुछ कोड करके या कुछ जो डिजाइन वगैरह करके किसी ने एनएफटी बनाई, तो अनलाइक क्रिप्टो करेंसीज फंजिबल है, फंजिबल मतलब इंटरचेंजेबल। आप एक करेंसी लेके दूसरी करेंसी ले ले सकते हैं, एक करेंसी को दूसरी करेंसी के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। एनएफटी आर नॉट इंटरचेंजेबल, जिसको हम कहते हैं नॉन फंजिबल, दैट इज नॉन फंजिबल, इसका मतलब कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड, कांट बी एक्सचेंज्ड। समझिए ना, आपके पास एक फेमस पेंटिंग है, ठीक है, किसी पुराने आर्टिस्ट की, वो आर्टिस्ट अब नहीं है इस दुनिया में, पिकासो की पेंटिंग है आपके पास, कोई वैन गो की पेंटिंग है,
या आर्टिस्ट के नाम ले रहा हूँ, ठीक है, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर डिस्कशन। जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन की बात यह है कि वो कंटेंट अगर किसी ने बनाया, किसी आर्टिस्ट ने कोई पेंटिंग बनाई जो जिसका कोई सिग्निफिकेंस है हिस्टोरिकल, तो वो पेंटिंग उसके जैसी एक ही एग्जिस्ट करती है। उस पेंटिंग को आप मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, जैसे हम नोट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रिप्टो करेंसी मल्टीप्लाई होती है। तो दीज आर नॉन फंजिबल, दीज आर इंटर एक्सचेंज, दीज आर नॉट इंटर एक्सचेंजेबल, इंटरचेंजेबल। आप इनको एक्सचेंज नहीं कर सकते, इंटरचेंज नहीं कर सकते। गॉट इट। एनएफटी को आर्ट के स्पेस में मिली थी ज्यादा पॉपुलैरिटी। आर्टिस्ट जिन जो डिजिटल आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं ना, डिजिटल आर्ट वर्क, आर्टिस्ट जो कि डिजिटल आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं। आर्टिस्ट आर्ट तो बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, म्यूजिक पीसेस बनाते हैं, या यू कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट बनाते हैं। तो जो उसी को आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आइए, उसी पेंटिंग को आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाइए, ठीक है। तो जब उस तरह की चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो वो डिजिटल आर्ट वर्क होगा। आर्टिस्ट जब डिजिटल आर्ट वर्क बनाएंगे या कोई यूनिक कलेक्टिबल्स बनाएंगे, जैसे पेंटिंग को कलेक्ट किया जा सकता है उसी तरह से एनएफटीज को भी कलेक्ट किया जा सकता है। तो जब वो यूनिक कलेक्टिबल्स बनेंगे, उनको एनएफ उन्हीं को हम एनएफटी कहेंगे। और एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है कि क्रिप्टो करेंसी को जैसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, एनएफटी को एक्सचेंज नहीं कर सकते। इट इज नॉट नॉन फंजिबल, नॉट एक्सचेंजेबल, नॉट इंटरचेंजेबल। गॉट इट। अब एनएफटी को आप एक्वायर करके उसका उसका प्रूफ कैसे लेंगे कि ये यूनिक है, ये वही चीज है, ये वही पेंटिंग है जो मेरे को चाहिए थी, ये वही टोकन है जो मेरे को चाहिए था। तो इसका हर एनएफटी का जो होता है, क्या होता है, एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। डिजिटल सिग्नेचर होता है जो इसकी ऑथेंटिसिटी का प्रूफ देता है कि ये ऑथेंटिक है, ये असली है। डिजिटल सिग्नेचर होता है जो इसकी ऑथेंटिसिटी और ओनरशिप को प्रूव करता है। एंड दीज आर ऑब्वियसली, आप और मैं ऐसे कैश दे के तो खरीद नहीं सकते। इसको खरीदने के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड मार्केट प्लेसेस होती हैं। वहीं की ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड जो मार्केट प्लेसेस हैं वहीं पे इनको सोल्ड किया जाता है, सेल किया जाता है, बाय किया जाता है, वहीं पर ट्रेड होती है। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे हमारी क्लास थोड़ी और लंबी है, सो आई वुड नॉट थिंक के इसको अभी कंटिन्यू करना सही रहेगा, बिकॉज फिर तो आज इस तरह से लेक्चर 3 साढ़े 3 घंटे का हो जाएगा। सो नंदलेस, आई होप आपको मनी के बारे में जो मैंने समझाया आज समझ आया होगा। हम रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे आज हमने क्या क्या पढ़ा। ओके, रिवर्स ऑर्डर में नॉन फंजिबल टोकन देखा हमने, एनएफटी, क्रिप्टो करेंसी देखा, नियर मनी देखा, फिएट मनी, लीगल टेंडर देखा, फिएट मनी देखा, नॉन लीगल टेंडर देखा, ठीक है। उससे पहले हमने या फिएट मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी देखा, टोकन मनी देखा, फुल बॉडीड मनी देखा। ये सब क्या है जितना हम ये इतनी देर से पढ़ रहे हैं, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ मनी, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ मनी। मनी कितने टाइप्स की होती है। उससे पहले हमने डिमांड फॉर मनी देखा था, जिसमें हमने 3 तरह की डिमांड देखी थी मनी की: ट्रांजैक्शनरी डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड। हाँ, इट वुड बी बेटर यू राइट इट ट्रांजैक्शनरी, ठीक है। तो ये हमने देखा ट्रांजैक्शनरी डिमांड या ट्रांजैक्शनरी मोटिव क्या होता है, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स देखे डिमांड फॉर मनी के, कि मनी को डिमांड किस किस फैक्टर्स पे बेस्ड पे डिमांड चेंज होती रहती है मनी की। उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ मनी देखे, जिसमें हमने मैं 2 फंक्शन देखे थे: मेंटेनिंग ऑफ रीपेमेंट कैपेसिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल, ठीक है। उससे पहले हमने कंटिजेंट फंक्शंस देखे थे मनी के, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम जो है हमारा आज का क्रेडिट सिस्टम है। नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मनी इज रिक्वायर्ड, इंक्रीजिंग फॉर द इंक्रीज इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल सॉरी, उसको इंक्रीज करने के लिए मनी इज रिक्वायर्ड। फंक्शंस में हमने जो सबसे मेन 2 फंक्शंस देखे थे, दोज आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, जिसमें इट वाज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ट्रांसफरिंग ऑफ परचेसिंग पावर। दीज वर द फंक्शंस ऑफ मनी। उससे पहले हमने एवोल्यूशन देखा था कि पहले सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, उसके बाद कमोडिटी मनी आई, उसके बाद मेटेलिक मनी आई,
पेपर मनी आई, बैंक मनी जिसमें हमने देखा किस तरह के होते हैं, वर्चुअल मनी देखी, डिजिटल क्रिप्टो देखा, ठीक है। और हमने दो एक्ट्स देखे, आरबीआई एक्ट और कॉइनेज एक्ट, जो हमारी गवर्नमेंट मनी को इशू करने के लिए यूज करती है, ठीक है। उससे पहले हम मनी के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था कि मनी होती क्या है और किस तरह से हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को सपोर्ट करती है। सो इंडियन इकोनॉमी क्लास सिक्स में दिस इज ऑल वी हैव रेड सो फार। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मनी का ही, एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल कंप्लीट, डेफिनेटली विल कंप्लीट द टॉपिक मनी। एंड विद दैट आई होप यू ऑल अ वेरी गुड डे, यू ऑल हैव अ वेरी गुड डे। और जो हमारी क्लासेस इतनी देर से रुकी हुई थी, उनको हम आगे फिर से अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। विल ट्राई टू क्या, विल डेफिनेटली कीप दिस गोइंग नाउ, अब ज़्यादा गैप नहीं करेंगे क्लासेस में। सो विद दैट सेड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।